चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी। उसके मुंह, कान, सब जगह पानी जा रहा था। कशिश सक्सेना की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसे तैरना नहीं आता था और वह इस वक्त समुद्र में डूब रही थी। समुद्र का खारा पानी उसके अंदर जा रहा था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं और घुटन सफोकेशन की वजह से उसका दिल डर से बैठा जा रहा था। शिप का डेक लोगों से भरा हुआ था। ये पार्टी सिर्फ यंग लड़के लड़कियों के लिए थी। भले ही वहाँ सिर्फ 24-25 लोग ही थे, लेकिन सभी अमीर और अच्छे परिवारों से थे। समुद्र की लहरें बहुत ही तेज थीं, इसलिए कुछ ही सेकंड में पार्टी का रुख बदल गया जब दो लोग समुद्र में गिर गए और संघर्ष करने लगे। हेल्प हेल्प! दोनों लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थीं। बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक एक लंबा और हैंडसम इंसान भीड़ को चीरते हुए बाहर आया और उन दोनों लड़कियों को पानी में डूबते हुए देखकर उसके चेहरे पर बेचैनी और एंजाइटी दिखाई देने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना समय गंवाए उसने अपना कोट उतारा और तुरंत ठंडे समुद्र के पानी में कूद गया। इस बारिश में उसे तैरने में दिक्कत हो रही थी, मगर उसने एक इंसान को बचा लिया। मुंबई का सबसे बड़ा माफिया अर्नब शेखावत अपनी कार में बैठे हुए खुद से बोला, नफरत है मुझे इस शिमला से, लेकिन आज फिर यहाँ आना ही पड़ा। वो अभी अपने ख्यालों में गुम ही था कि धड़ाम की आवाज के साथ एक बाइक उसकी कार से टकराई। अर्नब बाहर निकलकर उस बाइक वाले को मारने ही जा रहा था कि तभी उसने अर्नब को धक्का दिया और एक गोली आकर उस बाइक वाले के हेलमेट में लगी। अर्नब अभी कुछ समझ पाता तभी उसकी नजर उस बाइक पे पड़ी, जहाँ एक खूबसूरत लड़की ने हेलमेट उतारकर डरते हुए कहा, आखिर कोई मुझे क्यों मारना चाहता था? अर्नब उस लड़की के पास आकर बोला, रिलैक्स, वो गोली तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए थी। ये सुनते ही उस लड़की ने घबराकर अर्नब को देखा और फौरन वहां से निकल गई। वहीं अर्नब उस लड़की को देखते हुए बोला, तुमने अर्नब की जान बचाई तो तुम अब मेरी, लेकिन जिसने गोली चलाई वो अब किसी का नहीं होगा। और गुस्से में मुट्ठी खींची। आखिर किसने चलाई थी अर्नब पे गोली और क्या नाता है उसका शिमला से? आखिर ये लड़की कौन थी जिसे अर्नब पाना चाहता है और कौन सी मजबूरी खींच लाई है अर्नब को शिमला में? जानने के लिए सुनिए पागल हूँ तेरे इश्क में, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कियारा, उठ जाओ, उठ जाओ! वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे आसपास से कोई मतलब नहीं था। वह बस अपने हाथ में बेहोश लड़की को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से इस बात को भूल गया था कि कोई और भी समुद्र में डूब रहा है। अचानक एक लड़की भीड़ में से बेचैन होकर चिल्लाई, कशिश कहाँ है? वह भी कियारा के साथ बाहर आई थी। वह कहाँ है? हाँ, कशिश, कशिश भी गिरी थी। जब किसी ने पैनिक होते हुए चिल्लाकर कहा, तो सब लोग हैरान हो गए। तभी एक बहुत तेज बिजली कड़की और वहां पर एक रोशनी हुई। सब लोग समुद्र में देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। जिस लड़की ने कहा था कि कशिश और कियारा दोनों एक साथ बाहर आई थी, वह रोते हुए बोली, कशिश तैर नहीं सकती। जिस लड़की ने कियारा को पकड़ा हुआ था, ये सुनते ही उसकी बॉडी जम गई। जब वह समुद्र में खुद था तो उसने कशिश को भी देखा था, लेकिन वह कियारा को बचाने में इतना बिजी था कि दूसरे इंसान पर ध्यान ही नहीं दे पाया। ठीक उसी वक्त एक बहुत तेज आवाज के साथ कोई और पानी में कूदा। जब तक वह कशिश को बचाएगा तब तक कियारा पहले से ही खांसते हुए होश में आ चुकी थी। यह बता पाना मुश्किल था कि वह रो रही है या फिर उसके चेहरे पर बारिश का पानी पड़ रहा था। उसने सामने खड़े इंसान को देखकर रोते हुए कहा, हर्ष! उसने उसके बाद अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसके गले के आसपास हाथ लपेटकर उस आदमी को टाइटली गले लगा लिया। उस लड़के की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे और टाइटली गले लगाया और बोला, डरो मत, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज बहुत ही जेंटल थी, जैसे वह इस लड़की को बचाकर दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो। वहीं भीड़ में खड़े लोग उन्हें इस तरह देखकर आपस में बात करने लगे। सबकी नजरें फिर कशिश की तरफ मुड़ गईं, जिसे बाद में बचाया गया था। काफी बार सीपीआर देने और रेस्पिरेशन करने के बाद वह फाइनली होश में आई और उसके मुंह से समुद्र का पानी निकला। उसकी पतली घनी पलकें फड़फड़ाई और उसे चक्कर आ रहे थे। उसने क्लियरली अपने बगल में बैठे हुए दो लोगों को एक दूसरे को टाइटली गले लगाए हुए देखा, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। लेकिन समुद्र में ज्यादा देर तक रहने और बारिश की वजह से वह फिर बेहोश हो गई। कशिश बहुत मुश्किल से जिंदा बची थी। जब अगली बार उसे होश आया तो 3 दिन बीत चुके थे और दोपहर का वक्त था। हॉस्पिटल वार्ड में उसके अलावा कोई नहीं था। खिड़की से आई हुई सूरज की रोशनी उसे कोई गर्माहट के एहसास नहीं दे रही थी। उसके एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थे और वह किसी गहरी सोच में थी। फाइनली वह थोड़ी देर बाद उठी और अपनी कमजोर बॉडी के साथ बाथरूम में गई। जब उसने बाहर इतनी सुंदर सूरज को चमकते हुए देखा तो वह टहलने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। वह कमजोर थी, मगर वह उस ठंडे हॉस्पिटल के रूम में रहना नहीं चाहती थी। वह अस्पताल के गार्डन में गई। उसने सिर्फ हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था, लेकिन बाहर की ठंडी हवाएं उसे ठंड का एहसास दिला रही थी। गार्डन में जाकर वह खड़ी हो गई और अपने सामने बड़े पेड़ को देखने लगी। उसकी बॉडी कमजोर हो गई थी, मगर उसके चेहरे पर जिद्दीपन था। वह बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन इससे उसकी खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी डेलिकेट और यूनिक स्किन भी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसका मूड हल्का सा बेहतर हुआ था। तभी अचानक कोई आकार के सामने खड़ा हो गया। कियारा उसके सामने अपने हाथ में एक कप लिए खड़ी थी। उसके छोटे कर्ली बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। उसकी ब्राइट आंखें और उसके कंधे पर वह आदमी का कोट था। लेकिन जैसे ही कशिश के इंडिफरेंट और खूबसूरत चेहरे को उसने देखा और उसके प्राउड टेम्परामेंट से कियारा को जलन होने लगी। लेकिन उसकी कमजोर बॉडी को देखते ही अचानक वह हंसने लगी। उसने उस जैकेट को टाइटली पकड़ लिया जैसे वो शो ऑफ कर रही हो और कशिश की तरफ कोल्डली देखकर बोली, तुम हर जगह हो, है ना? कियारा धीरे धीरे कशिश की तरफ बढ़ने लगी। उसके कमजोर शरीर को देखते हुए उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। वह धीरे धीरे कशिश के कान के पास आकर बोली, तुम अभी भी हार नहीं मानने वाली हो, जबकि दुनिया में जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी वह अब मुझसे प्यार करता है। ये सुनते ही कशिश की आंखों में गहरा दर्द दिखाई दिया। वह तैर नहीं सकती थी और वह कियारा से लंबे वक्त तक समुद्र में थी और इस वक्त होश में आई थी। इसलिए कितना भी गुस्सा क्यों न हो, उसके लड़ने का कोई मूड नहीं था। तुम सचमुच घटिया हो, ये सुनकर कियारा हंसने लगी। मगर मैं ये नहीं करती तो तुम्हें भी वह नहीं मिलता, राइट? तुम ही हो जो हर्ष मेहता को अकेला नहीं छोड़ती, कियारा ने कहा। कियारा, सबको पता है कि हर्ष मेरा फियांसे है। क्या तुम्हें लगता है कि सब बेवकूफ है? कशिश ने पूछा। तो कियारा हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अभी भी क्या?
तुम्हें अभी भी लगता है कि सबको यही लगता है कि तुम्हारी शादी हर्ष से होगी? क्यारा की बात सुनकर कशिश स्पीचलेस हो गई और उसे घूरने लगी। वह सही कह रही थी। सब लोग कशिश को ही गलत समझते हैं और वह भी सामने खड़ी इस घटिया लड़की की गंदी हरकतों की वजह से। सब लोग बेवकूफ हैं, बहुत ही बड़े बेवकूफ, और वह भी एक बेवकूफ है। क्या हुआ? अभी भी कन्फर्म नहीं हो? तो इतना कहते कहते क्यारा रुक गई और अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर उसने हेल्पलेसली कशिश की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ने के लिए उसने आगे बढ़ाया और बोली, कशिश, इसमें मेरी गलती है, छुओ मत मुझे। अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदल जाने और उसकी बातें सुनकर कशिश को काफी घिन आई। उसने अपना हाथ उठा दिया क्यारा को ब्लॉक करने के लिए, मगर क्यारा उसे बिना छुए ही गिरने लगी और तुरंत ही पीछे के फाउंटेन में गिर गई। चारों तरफ पानी फैल गया और तेज आवाज में चिल्लाई, दर्द हो रहा है? आ कशिश, क्या कर रही हो तुम? अचानक से एक सख्त आवाज पीछे से सुनाई दी। कशिश ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई इंसान उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसे हर्ष का थोड़ा सा चेहरा दिखाई दिया और उसने रूथलेसली कशिश को दूर धकेल दिया। कशिश पहले से ही वीक थी और धक्के की वजह से वह रेलिंग से जाकर टकरा गई, जिससे उसके कमर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसने अपने आप को संभालने के लिए पीछे खड़ी रेलिंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने अपने सामने का सीन देखा और उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की है। उसे अच्छे से पता था कि क्यारा हर एक ट्रिक इस्तेमाल करेगी उसे हराने के लिए, लेकिन हर बार उसकी ट्रिक में फंस जाती थी। वह यह भी जानती थी कि हर्ष बेवकूफ नहीं है, मगर बेवकूफ बन चुका है। हर्ष, दर्द हो रहा है, क्यारा ने कहा और हर्ष ने उसे खड़ा कराया। उसकी बातें सुनकर उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे उसका दिल टूट गया हो और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर उसने झुककर क्यारा को गोद में उठा लिया और कशिश की तरफ देखा, जो उनकी तरफ कोल्डली देख रही थी। उसने सख्त आवाज में बोला, तुम पहले अपने रूम में जाओ। मैं तुमसे बाद में मिलने आता हूँ। कशिश धीरे से सार्कास्टिकली हंस दी। उसकी हंसी में सरकेज़म साफ समझ में आ रहा था। हर्ष क्यारा के साथ वहां से जाने के बाद कशिश कोल्डली अपने ऊपर ही हंसने लगी। वहीं पेड़ के पास एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और सब कुछ शांति से देख रही थी। लीला, क्या तुमने अभी अभी देखा क्या हुआ? उस ओल्ड लेडी ने पूछा और अपनी शार्प आंखों से दूर खड़ी कशिश को देख रही थी। उनके बगल में खड़ी औरत भी लगभग 50 साल की होगी, जिसे रिस्पेक्टफुली कहा, आपने क्लियरली नहीं देखा मैडम? देखा, वह लड़की किस तरह बेवकूफी और घटिया हरकतें कर रही थी। उस ओल्ड लेडी ने गुस्से में कहा, मगर क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि सामने खड़ी लड़की और भी बेवकूफ है, जो इतनी छोटी सी ट्रिक भी हैंडल नहीं कर पाई? उस दूसरी औरत ने कहा। तो उस ओल्ड लेडी ने नाम से मिलाकर समझदारी से कहा, तुम कुछ गलत समझ रही हो लीला, तो मुझे समझाइए मैडम। वह लेडी बोली, वह दूसरी लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो उसकी बॉटम लाइन या फिर ह्यूमन एथिक्स के खिलाफ हो। वह इमेजिन भी नहीं कर सकती कि दुनिया में ऐसे घटिया और गिरे हुए काम करने वाले लोग भी हैं। ओल्ड लेडी ने फिर थोड़ी देर कशिश को देखा और कहा, लेकिन अभी भी कुछ और इश्यूज हैं। इतना कहकर वह रुकी और फिर आगे बोली, उसका टेम्परामेंट और नेचर बहुत ही अच्छा है, बुलाओ उसे यहाँ, मुझे उसे नजदीक से देखना है। लीला ओल्ड लेडी की केयरटेकर थी। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आपका पोता आपसे मिलने आने वाला है, अगर उन्होंने किसी अजनबी को आपके आसपास देखा तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? एक रात की शादी, वो भी तुझ जैसे कमजोर लड़के के साथ, ये तुम्हारा सपना सपना नहीं है। और एक बात ध्यान से सुनना, तुम कमजोर। ओल्ड लेडी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन उनकी आवाज में अपने पोते के लिए प्यार झलक रहा था। उनकी बात सुनकर लीला मुस्कुराकर बोली, ऑल राइट, मैं भी बुलाती हूँ उन्हें। ठीक उसी वक्त दो पेड़ों के बीच में जो दरवाजा था, वहां से कुछ आवाज आई। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक ब्लैक सूट में काफी हैंडसम और लंबा इंसान उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आईब्रो बिल्कुल लॉन्ग एंड लिफ्टेड थी, उसके पतले होंठ, शार्प फीचर्स और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन एक्सप्रेशनलेस चेहरा। उसने अपनी डिप आवाज में पूछा, दादी माँ, आपको क्या हुआ? दोपहर का सूरज उसके माथे पर चमक रहा था, जिसकी वजह से उसकी परछाई दिख रही थी। उसका हर एक मूवमेंट एलिगेंट था। उस ओल्ड लेडी ने काफी सेटिस्फैक्शन के साथ अपने पोते को देखा और आंखों से लीला को कुछ इशारा किया, जिसे समझते ही लीला मुड़कर वहां से चली गई। वह लड़का नीचे झुका और उसने ओल्ड लेडी का हाथ पकड़कर उनके गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगा और पूछा, किसने मेरी दादी माँ को गुस्सा दिलाया? मैं उनसे निपट लूंगा। ये सुनकर वह ओल्ड लेडी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे अलावा मुझे गुस्सा दिला भी कौन सकता है? दादी माँ, मैं अभी अभी तो देश में वापस आया हूँ, इतने कम टाइम में मैं कैसे किसी लड़की को ढूंढकर उससे शादी कर लूं? ये सुनकर उस ओल्ड लेडी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतने सालों में तुम्हारे बहाने कभी नहीं बदले। इतना कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर कशिश की तरफ देखा। लीला ने उससे जाकर बात की थी और रणविजय की दादी ने दूर से ही हाथ वेव करने लगी। कशिश थोड़ी कंफ्यूज थी, मगर फिर भी वह लीला के पीछे पीछे आ गई। रणविजय खड़ा हो गया और उसने लीला को एक लंबी लड़की को दूरी से आते हुए देखा। उस लड़की का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, मगर फिर भी वह खूबसूरत दिख रही थी। उसने अस्पताल का गाउन पहना हुआ था। जिस तरह से उसके कपड़े उड़ रहे थे, उसे साफ पता चल रहा था कि वह कितनी पतली है। रणविजय ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और उस लड़की पर अपनी नजरें बनाए रखी, लेकिन जब कशिश नजदीक आई, उसने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा तो वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। ये थोड़ी हैरानी की बात थी उसके लिए। ये पहली बार था जब कोई लड़की उसे एडमिरेशन या फिर प्यार से देखने की बजाय गुस्से में घूर रही थी। इनफैक्ट कशिश ने उसकी तरफ सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा था और फिर उसे सामने व्हीलचेयर पर बैठी दादी माँ की तरफ देखने लगी। उसके इंडिफरेंट लुक ने रणवीर को थोड़ा हैरान कर दिया और थोड़ा डिसअपॉइंट भी। वह थोड़ी देर के लिए रुका, मगर फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मैम, क्या आप मुझे किसी चीज के लिए मिलना चाहती थी? कशिश ने थोड़ा दुख झुकते हुए पूछा। उसकी बीमारी की वजह से उसकी आवाज थोड़ी कमजोर और जेंटल हो गई थी और वह झुकी हुई इसलिए थी क्योंकि व्हील चेयर पर बैठे हुए इंसान से बात करते वक्त झुकना चाहिए। उनका गर्दन उठाना ठीक नहीं होता है क्योंकि यह उनकी नेक के लिए बुरा होता है, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से ही यह उसके लिए काफी थका देने वाला काम था। उसकी हरकत पर रणवीर की दादी माँ वैदेही जी की आंखें और डीप हो गईं और उन्होंने कशिश की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनकी बातें कशिश को और भी कंफ्यूज कर गईं और फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक पोलाइट मगर ऑकवर्ड स्माइल बरकरार रखी। नर्वस मत हो, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी बोर हो रही थी और मुझे बात करने के लिए कंपनी चाहिए थी। मुझे लगा कि तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा अचानक हो गया, इसलिए तुम हैरान थी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? वैदेही जी ने कहा और उनके चेहरे पर खुशी देखकर कशिश ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे भी मैं अकेले ही थी। कशिश ने कहा तो उसकी आंखों में एक कड़वाहट दिखाई दी, जो वैदेही जी ने तुरंत देख ली और उन्होंने कशिश का हाथ लेकर जेंटली उस पर सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कशिश। कशिश ने जवाब दिया, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, तुम्हें नहीं लगता है रणविजय? इतना कहकर उन्होंने सिर घुमाकर अपने पोते की तरफ मीनिंगफुल नजरों से देखा। उनकी आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी, जैसे कहना चाहती हूँ कि रणविजय के मुंह से ना निकली तो वह उसे सबक सिखाएंगी। जिसे देखकर रणविजय की आंखों में थोड़ी सी हेल्पलेसनेस दिखाई दी, मगर फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बहुत ही अच्छा नाम है, सूट करता है।
ये सुनकर वैदेही जी ने अपनी एक आईब्रो उठाई और फिर कशिश की तरफ मुड़कर बोली, चलो कोशिश, मैं तुम्हें उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये मेरा पोता है रणविजय। कशिश ने साइड में खड़े आदमी को देखा और कुछ देर के लिए उसकी नजर उसके ऊपर टिक गई। सामने खड़ा इंसान के फेशियल फीचर्स बहुत ही अच्छे थे और वह काफी गुड लुकिंग था और उसके खड़े होने से ही उसकी नोबिलिटी और एलिगेंस नजर आ रही थी। उसके प्रेजेंस और डोमिनेंस से कोई भी पता लगा सकता था कि वह कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। कशिश को लग रहा था कि उसने इस इंसान को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, उसे ये बात याद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि इतने हैंडसम इंसान को देखने के बाद वह भूल नहीं सकती, राइट। रणविजय की आंखें चमक रही थीं। कशिश की आंखों में देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं रणविजय रावत हूँ। हेलो, मैं कशिश हूँ। कशिश ने हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन खड़े होने के चक्कर में वह बीच में ही रुक गई। वह काफी देर से घुटनों के बल झुकी हुई थी, इसलिए उसके पैर सुन्न हो गए थे और उसकी कमर में लगी चोट फिर से दर्द दे रही थी। जैसे ही उसने थोड़े से मूवमेंट किए, उसे अपने पैरों में एक तेज और अजीब सा सेंसेशन महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कमजोर होकर पीछे की तरफ गिरने लगी। संभाल कर। कशिश गिरने ही वाली थी, तभी एक डिप मैग्नेटिक आवाज उसे सुनाई दी और किसी की मजबूत बाहों ने उसे तुरंत कमर से पकड़कर बचा लिया। अनएक्सपेक्टेडली कशिश जाकर रणविजय की गले लग गई। रणविजय के आसपास की एक रिफ्रेशिंग सेंट घूम रही थी, जिससे कशिश काफी ऑकवर्ड हो गई। उसने जल्दी से खुद को रणविजय से दूर करने की कोशिश की, मगर उसके पैर इसमें उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह थोड़ी सी लड़खड़ा गई और उसने अपने आप को संभालने के लिए उसने रणविजय का कंधा पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त उसके कमर के आसपास रणविजय के हाथ की पकड़ मजबूत हो गई और उसने उसे उठा दिया। कशिश ने अपनी लिप्स वाइट कर ली क्लियरली। दो बार उसे रणविजय के करीब आने की वजह से काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। सीधी खड़ी रहो। उस डिप आवाज ने कशिश को अपनी जगह से हिलने के लिए मना कर दिया और उसका हाथ कशिश को एक गर्माहट का एहसास दिला रहा था। कशिश रणविजय के बहुत करीब थी, जिसकी वजह से वह उसकी स्ट्रॉन्ग हार्टबीट को सुन सकती थी, जो किसी ड्रम की तरफ बज रही थी, जिससे कशिश के दिल की धड़कन भी तेज हो गई और उसका पीला चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। ये पहली बार था जब वह किसी के इतने नजदीक गई थी। भले ही उसका और हर्ष का रिश्ता सालों से तय था, लेकिन वे लोग दोस्तों की तरह साइड हग करते थे, जैसे एक फॉर्मल रिचुअल हो। वह इतना ही आगे बढ़ सकती थी, यही उसकी लिमिट थी। वहीं दूसरी तरफ अपने हाथों के बीच में कशिश की पतली कमर को महसूस करके रणविजय की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एपिसोड 2। रणविजय ने उस पतली लड़की को पकड़ा हुआ था। उसकी भौं आपस में सिकुड़ी हुई थी। उसने अपनी बाहों में पड़ी हुई लड़की को देखने के लिए अपना सर झुकाया, मगर उसकी चीन जाकर उस लड़की के सर से टकरा गई। उसके बाल उसके चिन से लगने से उसे हल्की गुदगुदी हुई। उसने अपनी नजरें हटाई तो उसकी नजर उसकी डेलिकेट और पतली गर्दन पर गई। उस ओवरसीज हॉस्पिटल गाउन की वजह से उसके कपड़े के अंदर की उसकी व्हाइट फेयर स्किन को आराम से देखा जा सकता था। अचानक रणविजय की आंखें डिप हो गईं, मगर उस लड़की ने हिलने की कोशिश की। कशिश के शरीर से एक स्वीट स्मेल रणविजय के नाक तक पहुंच रही थी। एक पल के लिए हैरान हो गया। कशिश अपनी जगह पर जम गई। जब उसे फील हुआ कि उसके पैर ठीक हो गए, तो उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। रणविजय के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी, मगर फिर भी उसने उसे धीरे से छोड़ दिया और उसे अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होता हुआ देखकर अपने हाथ पीछे खींच ली और पूछा, क्या तुम ठीक हो? हल्के लाल चेहरे के साथ कशिश ने हाँ में सर हिलाया और बोली, आई एम सॉरी, मेरे झुकाने की वजह से पैरों थोड़ी देर के लिए नम हो गए थे। रणविजय मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। उस सिंपल सेंटेंस से ही कशिश हैरान हो गई। उसे अपने अंदर एक कड़वाहट फील हुई, मगर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले और उसने कहा, थैंक यू। और वही वैदेही जी सामने का नजारा देखकर बिल्कुल हैरान थी, लेकिन उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को देखकर उनकी आंखों में सेटिस्फेक्शन और खुशी दिखाई देने लगी। लगता है उनका पोता पूरी तरह से इमोशनलेस नहीं है। रणविजय बस हल्का सा मुस्कुराया। कशिश थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी रही और जब उसे याद आया कि हर्ष ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, तो उसने मुड़कर रणविजय की दादी माँ से कहा, मैम, मुझे अभी किसी चीज का हैंडल करना है। आप कौन से रूम में है? मैं आपसे मेरा काम खत्म होने के बाद मिलने आऊंगी। वहां पर दरवाजा दिखाई दे रहा है ना, वहां से तुम अगली बार अंदर आ जाना। उन्होंने दो पेड़ों के बीच में इशारा करते हुए कहा। उनकी आंखों में अलग सी चमक दिखाई दे रही थी और उन्होंने पूछा, चलो एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ये सुनकर लीला ने अपनी पॉकेट से फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाने जा रही था और उसने कदम आगे आते हुए कहा, मैम। लेकिन रणविजय की दादी माँ वैदेही जी ने उसे घूर कर देखा, जिससे लीला उनकी वर्ड नहीं समझ गई और वह पीछे हट गई। तो वैदेही जी बोली, रणविजय प्लीज अभी के लिए अपना फोन निकालो और कशिश का नंबर मेरे लिए सेव कर लो। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई, मगर फिर भी उसने अपना फोन निकाला और कशिश की तरफ देखा। 987। कशिश का नंबर अपने फोन में सेव करने के बाद उसने अपना फोन रख दिया और फिर उसने कशिश के पतले शरीर को देखा और अपना कोट निकालकर उसके कंधे पर रख दिया। कशिश को अभी भी उस कोट से उसकी फ्रेग्रेंस महसूस हो रही थी। पहने रखो, इसे बाहर बहुत ठंड है, रणविजय ने इंडिफरेंटली कहा, मगर बहुत जल्दी कशिश की आंखों में देखने लगा। अचानक से कशिश का दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और उसकी हल्की आंखें नम। अनएक्सपेक्टेडली वह एक अजनबी है जो उसके साथ खड़ा है जब उसे सबसे ज्यादा प्यार और सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन कशिश ने वह जैकेट उतारकर रणवीर को वापस देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी ही अपने रूम में वापस चली जाऊंगी। अगर मैं आपका कोट अपने साथ ले गई तो वापस करने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? रणवीर ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी दादी माँ से मिलने आओगी, या फिर तुमने झूठ बोला था? ये सुनकर कशिश हैरान हो गई और उसने भी सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने सच कहा था, मैं सच में उनसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर उसने जैकेट वापस रणविजय को दिया और हाँ, मैं सर हिलाकर वहां से मुड़कर जाने लगी। रणविजय वहीं खड़ा रहा और उसने कशिश को वहां से जाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट और ग्लिंच दिखाई दी। फिर से बेवकूफी वैदेही जी ने अचानक कहा था। वह उनकी तरफ मुड़कर देखने लगा। वह मुस्कुरा रही थी। क्या बात है दादी माँ? रणविजय ने पूछा। ये सुनते ही उन्होंने उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोली, क्या मंदबुद्धि होता है, जाओ उसके पीछे पीछे। कशिश को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखकर और अपनी बात दादी माँ की बात सुनने के बाद भी रणविजय वहीं खड़ा था। तब अचानक से वैदेही जी ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा तो उसकी बॉडी जम गई। वह एक ऐसा इंसान था जिसे लोगों का टच करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी दादी माँ ने उसे अभी अभी थप्पड़ मारा और ये देखकर लीला थोड़ा सा हंसने लगी। आगे बढ़ो, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक से मारकर मारोगे? वैदेही जी की ऑब्वियसली उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उसे फिर से बोली। रणविजय ने अपनी उंगलियां उठाकर अपने सर को मसाला और फिर हेल्पलेस होकर बोला, ठीक है दादी माँ, मैं जाता हूँ। जब कशिश हॉस्पिटल रूम में अकेले पहुंची तो हर्ष पहले से ही वहां था। वह खिड़की के पास खड़ा था और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसने एक महंगा ग्रे सूट पहना हुआ था, लेकिन अभी बिना जैकेट के वह सिर्फ व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट में था और उसका ऑरा बिल्कुल जेंटलमैन की तरह था। लेकिन बदकिस्मती से वक्त बदल गया है और यह वह हर्ष नहीं रहा जिसे कशिश जानती थी। कशिश ने उसकी तरफ नहीं देखा और बेड के पास जाकर बैठ गई। हर्ष को किसी को रूम में आने का ऐसा एहसास हुआ तो उसने पीछे मुड़कर पूछा, कहाँ थी तुम? कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया और बैठी रही। हर्ष आगे बोला, मैं उस वक्त कियारा के बचाने की जल्दी में था और मुझसे गलती हो गई और तुम्हें धक्का लग गया। आई एम सॉरी। उसकी आवाज बहुत ही जेंटल थी, जैसे थोड़ी देर पहले उसके साथ जो कोल्ड एटीट्यूड था वह एक सपना था। कशिश ने जवाब दिया,
इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे अपने आप को डिफेंड करना था। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और अब माफी की जगह उसकी आंखों में मजाक दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कियारा ने क्या कहा? वह रुका और फिर उसने उसकी तरफ देख रहा था तो कशिश ने अपनी नजरें उठाई तो उसे हर्ष की डिसअपॉइंटेड लुक दिखाई दी और हर्ष आगे बोला, उसने कहा कि उसकी गलती थी, उसने कब ठीक से नहीं पकड़ा हुआ था, वह तुम्हें डिफेंड कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ रिस्पांसिबिलिटी लेने से पीछे हट रही हो। कशिश तुम ऐसी तो नहीं थी। कशिश उसकी तरफ एक तक देखती रही। उसकी आंखों में बहुत सारी इमोशन एक के बाद एक दिखाई दिए, पहले शॉक, फिर डिसअपॉइंटमेंट, फिर उदासी और आखिर में इंडिफरेंट। उसने खिड़की के बाहर देखा और उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। उसने पूछा, हर्ष हम एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं? यह सुनकर वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर फाइनली उसने जवाब दिया, 8 सालों से। 8 साल? उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त इस कदर बदल जाएगा और कशिश एक ऐसे इंसान के साथ एक पल नहीं रह सकती थी। कशिश खड़ी हुई और उसने उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, हर्ष हम अपनी एंगेजमेंट को यहीं खत्म करते हैं। उसकी आवाज कोल्ड लाउड और बिल्कुल सख्त थी, जिसमें आर्गुमेंट करने की कोई जगह नहीं थी। वही उसकी बात सुनकर हर्ष की आंखों में थोड़ा सा शॉक दिखाई दिया, जिसे देखकर कशिश बोली, Brew Gold made irresistible. Hand-picked beans roasted to perfection. Freeze dried to preserve the intense coffee taste. Indulge in a rich flavor and aroma because it's not just a coffee, it's a spoonful of luxury. तुम हैरान क्यों हो? जब से तुमने कियारो को बचाया और थोड़ी देर पहले भी क्या तुमने ऑलरेडी अपनी चॉइस नहीं कर ली है? हर्ष एक पल के लिए हैरान रहा। उसने कुछ देर कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ कशिश को देखा, लेकिन फिर जल्दी ही वह शांत हो गया और बोला, कशिश आई एम सॉरी, शायद हमें ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं कियारो को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें हर्ट कर दूंगा। ये सुनकर कशिश की मुट्ठियां आपस में टाइटली कस गई। उसने हर्ष की तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए कहा, कियारा को प्रोटेक्ट करने के लिए? हर्ष क्या, जो पिछले 8 सालों में हमारे बीच था सब झूठ था। एक अजीब सा भाव हर्ष की आंखों में दिखाई दिया और वह बोला, कियारा बहुत ही मासूम और कमजोर है, तुम कशिश तुम बहुत ही कोल्ड और स्ट्रॉन्ग हो। कशिश चुपचाप कुछ देर तक हर्ष की तरफ देखने लगी और अचानक से उसने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी बिल्कुल कोल्ड और सार्केज्म से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त चाकू से सामने वाला को खून कर देगी। तो स्ट्रॉन्ग होना प्रॉब्लम है? हाँ, वह स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ऑटोमेटिकली विलन हो गई है जो सबको परेशान करती है, राइट? हर्ष की बातें हुई एक शार्प नाइफ की तरह उसके दिल में दर्द दे रही थी। हर्ष ने कशिश की तरफ देखा। उसे कशिश के लिए अपने अंदर गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने आगे बढ़कर कशिश को गले लगाने की कोशिश की ताकि उसे शांत कर पाए, मगर कशिश पीछे हट गई। छुओ मत मुझे, कशिश चिल्लाई। उसने उसका हाथ झटक दिया और अपना सर धीरे से उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी और वह उसकी तरफ कोल्डली देखे जा रही थी। उसकी कोल्डनेस और सार्केज्म के पीछे एक दर्द और तकलीफ था। शायद वह हर्ष को नजर नहीं आ रहा था। कशिश के ऐसे लचक से हर्ष को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने वार किया हो। कशिश! उसने उसका नाम लिया मगर उसे समझ में नहीं आया कि वह आगे क्या बोले। कशिश ने उसकी तरफ कोल्डली देखा और बोली, हर्ष मल्होत्रा, याद रखना कि मैं तुम्हें डंप कर रही हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम और कियारा जिंदगी भर एक साथ रहो। मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लिए वह सामान हो जिससे पहले ही किसी ने यूज कर लिया है और कशिश कभी किसी की छोड़ी हुई चीज नहीं उठाती। कशिश की यह अनएक्सपेक्टेड बात सुनकर हर्ष हैरान हो गया। इतने सालों से हमेशा एलिगेंट और कंपोज रहने वाली लड़की एक्चुअली ये सब बोल सकती है, मगर वह उसका गुस्सा समझ सकता था और आखिर में बोला, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सुन लिया। कशिश ने कोल्डली जवाब दिया और हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, आई होप तुम एक्सेप्ट कर लोगी। कशिश इमोशनलेसली बोली, क्यों करूं मैं? तुम सॉरी कह सकते हो, लेकिन मेरा हक है कि मैं तुम्हें माफ करूंगी या नहीं। गेट आउट फ्रॉम हियर। कुछ देर तक हर्ष उसे देखता रहा और जब उसे समझ में आ गया कि आगे किसी बात का कोई मतलब नहीं है तो वह टेक केयर बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही कशिश वापस बेड पर बैठ गई और उसके लंबे पैरों को आपस में समेट लिया और खाली आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। वह ठंडी है और स्ट्रांग है। वह एक पानी की तरह जेंटल है, मगर दुनिया बहुत ठंडी है, इसलिए उसे बर्फ की तरह मजबूत बनना पड़ा। वह भी सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई उसे हर्ट न करे और वह उदास न हो। इसी तरह वह खुद को दूसरों को सामने कमजोर दिखाने और रोने से रोक सकती थी। उसे लगा कि इतने सालों में उसे आदत हो गई है, लेकिन अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वह इतनी भी स्ट्रांग नहीं है जितना उसने सोचा था। एक अकेले रूम में वह दर्द और कमजोरी फील कर सकती थी, मगर वह सिर्फ इतना ही कमजोर हो सकती है। उसकी आंखों से एक आंसू निकलने लगे, मगर उसने साफ कर लिए क्योंकि वह इन आंसुओं के लायक नहीं था। ठीक उसी वक्त कोई उसके पास आया और उसने उसके सामने रुमाल कर दिया, जिससे कशिश हैरान हो गई और उसने सर घूमकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गई। उसने अपने पैरों को छोड़ा और बेड से खड़ी हो गई और सामने खड़े हैंडसम आदमी को देखा जो उससे भी लंबा था। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो वह लोग अलग हुए थे और वह लोग फिर से मिल रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कशिश ने पूछा। रणविजय ने अपना कोट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी शर्ट व्हाइट और लग्जरियस थी, जिसके हाथों पर 2 डेलिकेट सिल्वर कफलिंग थे जो बिल्कुल रिफाइंड और एलिगेंट अपीयरेंस दे रहे थे, जिसकी वजह से उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब क्रिएट हो रही थी। उसकी आंखें लगातार कशिश के चेहरे पर बनी हुई थी। कशिश के चेहरे पर उदासी थी, जिसे कशिश ने जल्दी से छुपा लिया। थोड़ी देर बाद वह फाइनली अपने टिप पर स्मूथ आवाज में बोला, यूजुअली इस समय पर लड़कियां रोती हैं। कशिश हैरान हो गई, मगर उसकी भाई आंखों में देखकर वह समझ गई कि वह पक्का उसका पीछे करते हुए यहाँ आया होगा और उसने पूरी बात सुनी होगी, इसलिए सब समझ गया। आई एम सॉरी, मैं किसी की तरफ बातें नहीं सुनता हूँ, मगर इस बार गलती से सुन लिया, रणविजय ने कहा। लेकिन कशिश को देखकर नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क पड़ता है। इस तरह के लड़के के लिए रोना बेवकूफी होगी और उसके अलावा मेरे आंसू किसी के लिए मायने नहीं रखते। कशिश ने कहा तो रणविजय बोला, तुम सही हो, अपने इमोशंस ऐसे इंसानों पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे लायक नहीं है, मगर मैं तुम्हारी बात के दूसरे वाले पार्ट से एग्री नहीं करता हूँ। ये सुनकर कशिश ने अपना सर कंफ्यूजन में घुमाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे आंसुओं की कीमत? रणविजय जी ने उसकी तरफ देखते हुए शांति से कहा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किसके सामने रो रही हो। कुछ लोगों के लिए तुम्हारे आंसू वर्थलेस है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वह प्राइसलेस हो सकते हैं। भले ही उसकी टोन जेंटल थी, मगर उसके बातों के पीछे के गहरे मतलब ने कशिश को हैरान कर दिया और वह ऑकवर्डली दूसरी तरफ देखने लगी। अब रणविजय ने धीरे से अपना रुमाल मोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंदर चल रहे सवाल का जवाब देता हूँ। वह इतना कहकर रुका और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम काफी स्मार्ट हो, तुम्हें अब तक अंदाजा लगा गया होगा कि मेरी दादी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें डेट करूँ। ये सुनकर कशिश की आंखें इधर उधर होने लगी और उसके चेहरे पर थोड़ी एम्बेरसमेंट दिखाई दी और वह बोली, मुझे लगता है कि आपने शायद उन्हें कुछ ज्यादा ही लंबा इंतजार करवा दिया है और वह आपसे एक प्यार का पोता चाहती है। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। रणविजय मुस्कुराया, जिससे कशिश को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। लेकिन तुम्हें डेट करना मेरा पर्सनल डिसीजन है, कोई भी लड़की है मेरे बच्चे की माँ थोड़ी बन सकती है। रणविजय फिर से बोला, मगर भले ही उसकी टोन जेंटल थी, मगर उसके कूल एटीट्यूड की वजह से कशिश को शांत होना मुश्किल हो पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई किलर और जेंटलमैन टाइप देखने वाला इंसान ऐसी एरोगेंटली और डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेगा। मिस्टर रावत, क्या आप हमेशा ही इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं किसी लड़की को डेट के लिए पूछने के लिए? कशिश ने पूछा। मैंने किसी लड़की से आज तक नहीं पूछा है, सिर्फ तुम्हें। रणविजय बोला। कशिश के सर में अब दर्द होने लगा।
ये पहली बार था जो वह इतनी मुश्किल इंसान से मिली थी। हम दिन में सिर्फ 2 बार मिले हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी मिस्टर रावत? कशिश ने पूछा। मुझे अपने फैसले पर भरोसा है, रणविजय बोला, और यह सुनकर कशिश के चेहरे पर हमेशा रहने वाले इंडिफरेंट एक्सप्रेशन थोड़े से बदलकर उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी हंसी आ गई। आपने थोड़ी देर पहले मेरी उस लड़के से बातें सुनी होगी, राइट? हम एक दूसरे को 8 सालों से जानते हैं, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ मैं और आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मिले थे, मगर फिर भी आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, ये आपका फैसला है? कशिश ने कहा। तो रणविजय ने पूछा, क्या तुम मुझे उस घटिया आदमी से कंपेयर कर रही हो? ये सुनते ही कशिश पूरी तरह से शॉक हो गई और उसने जेटली पलक झपकाते हुए फाइनली हंसते हुए, सॉरी, डेफिनेटली मुझसे गलती हो गई। रणविजय ने उसकी ब्राइट स्माइल को देखा और उसकी आंखों में हल्की सी कोमलता दिखाई दी और उसने पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? कशिश ने कहा, लगता है मैं आपको सच में अच्छे से नहीं जानती। मैंने उम्मीद की थी कि आपके जैसा एलिगेंट और कम बोलने वाला इंसान ऐसी कोई बात करेगा। ये बात आपके अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करती। रणविजय बोला, यू आर राइट, जब तक तुम्हें मेरी बात समझ में आती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हर एक चीज का अच्छा और बुरा साइड दोनों होता है, और अगर आप हमेशा बुरे को देखेंगे तो अच्छी चीजें नजर नहीं आएगी आपको। जैसा कि कहा जाता है, एक बुक को कभी भी उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। क्या आप श्योर हैं कि आप लोगों को सिर्फ उनके एक्सपीरियंस से जज करेगी तो आपका फैसला सही होगा? ये सुनते ही कशिश की हंसी धीरे धीरे कम होने लगी और ठंडी हो गई। ऑफ कोर्स वह नहीं करेगी, एक कियारा ही काफी है उसे पूरी जिंदगी के लिए सही ह्यूमन नेचर का लेसन सीखने के लिए। कशिश ने गहरी सांस ली और फिर छोड़कर कहा, तो मिस्टर रावत, हम लोग एक अच्छे मैच नहीं है, मैं आपको अच्छे से नहीं जानती और मुझे आपकी अच्छी और बुरी साइड में से कुछ भी नहीं पता, और अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है कुछ मिनट पहले मेरे बॉयफ्रेंड से, जिससे मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं तुरंत दूसरे रिलेशन में आ जाऊँ। मुझे डर है कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ। मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहती। रणविजय बोला, मैंने भी यही उम्मीद की थी कि तुम अभी मान जाओगी। तुमने मुझसे पूछा कि मेरी दादी माँ क्या चाहती है, और मैंने उस सवाल का जवाब दिया। तुम्हें डेट करने का फैसला मेरा है और मुझे नहीं पसंद कि मेरे फैसले को कोई इन्फ्लुएंस करे। इतना कहकर रणविजय थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसने कशिश को समझने का इंतजार किया और फिर बोला, ऑफ कोर्स तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, ये तुम्हारा मामला है, मगर मैं इस रिजेक्शन को रिजेक्ट करता हूँ। कशिश आगे कुछ नहीं बोली तो रणविजय बोला, मैं इस कशिश को किसी भी वक्त वेलकम कर सकता हूँ, मेरी अच्छी और बुरी साइड दोनों देखने के लिए। এসে গেছে নতুন সার্ফ এক্সেল ইজি ওয়াশ, তোলে কঠিন দাগ 100% পর্যন্ত। নতুন সার্ফ এক্সেল। ये सुनकर कशिश बुरी तरह हैरान हो गई और बिना कुछ कहे वह रणविजय को वहां से मुड़कर जाते हुए देखते रही। जब तक रूम पूरी तरह से खाली नहीं हो गया तब जाकर वह बेड पर बैठ गई। अगर उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया तो यह उसका मामला था, लेकिन वह उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, यह उसका मामला है। क्या इसमें उसके पास कोई चॉइस है? रणविजय जो भी सारी बातें अभी अभी बोल कर गया है, अगर उसे एक सेंटेंस में कहा जाए तो इसका मतलब था कि वह फिर से उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यह आदमी कुछ अलग ही किस्म का है। कशिश ने मुस्कुराकर अपना सर हिलाया और फाइनली बेड पर जाकर लेट गई। उसने गहरी सांस ली। उसे हल्की भूख लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त उसके साथ रूम में कोई नहीं था। वह उठी और उसने एक गिलास पानी पिया और फिर लेट गई। उसके लिए यह सब कुछ इतना नेचुरल था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसे इस वक्त किसी की जरूरत है अपना ख्याल रखने के लिए। आदत इंसान का दूसरा नेचर होती है। जब से वह 3 साल पहले विदेश से लौटी है तब से ही वह अपने अपार्टमेंट खरीदकर खुद ही रह रही है, अकेले। उसने अपनी बीमारियां अकेले फेस की है। वह हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अकेले जाती है और उसे सभी जज्बातों से भी अकेले ही लड़ना है। भले कभी कभी हर्ष उसके साथ होता है, लेकिन बहुत ही कम उसका ख्याल रखता था। 3 साल पहले मल्होत्रा ग्रुप क्राइसिस में फंस गया था और उनके कॉस्मेटिक की क्वालिटी को इशू को लेकर उन्हें कंपनसेशन के तौर पर बहुत ज्यादा पैसे देने थे। उस वक्त कशिश एब्रॉड से लौटी थी और उसने अपनी मां की पीआर कंपनी टेक ओवर नहीं की थी, इसलिए उसने हर्ष की कंपनी ज्वाइन कर ली। पहले वह हर्ष के साथ कई सारे सोशल इवेंट में गई और उसके बाद वह लोग अलग अलग अटेंड करने लगे। उसे नहीं याद था कि कितनी बार इन्वेस्टर ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की या फिर उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की। उसे नहीं याद था कि कितनी बार उसे शराब पिलाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की गई। उसे नहीं पता था कि उसके ड्रॉवर में कितनी सारी स्टमक पेन की दवाइयां हैं, क्योंकि वह कभी भी काम के चक्कर में ठीक से खाना नहीं खा पाती थी। उसने अपनी मां की पीआर कंपनी कुछ वक्त के बाद टेक ओवर की और उस दौरान वह मल्होत्रा ग्रुप के रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ बिहाफ डिपार्टमेंट को भी हैंडल करती रही और उसकी कंपनी को उसने टॉप पर पहुंचाने में बहुत मेहनत की। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एपिसोड 3। उस दिन से लेकर आज तक वह 3 सालों तक उसके साथ रही। उसने उसके सबसे मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसके परिवार को, उसके बिजनेस को फिर से ट्रैक पर ले आई। लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिला? हर्ष का धोखा, कोल्ड और सख्त होने का बहाना। अगर उसने अपने आप को इतना कोल्ड और सख्त नहीं बनाया होता तो वो इतनी सारी मुसीबतों और ऑब्स्टिकल्स से कैसे डील करती? अगर उसने खुद को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया होता तो किसे पता कि उस एक लड़की की वजह से उसकी इज्जत पर कितनी बार हाथ डल चुका होता। वह किसी भी वजह से हर्ष पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह सब अकेले संभालती थी। आखिर में इन सब का नतीजा उसे मिला उदासी और बेइज्जती। उसे भी इस तरह ठंडा और सख्त होने का कोई शौक नहीं था। उसे भी एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी जीनी थी। सिंपल ऑफिस वर्कर बनकर अच्छे कपड़े पहनना, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, शॉपिंग, ईटिंग, पार्टी, ट्रैवल सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाई? नहीं कर पाई। पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके पास खुद के लिए वक्त नहीं था। अगर वह इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो कौन उसे प्रोटेक्ट करता? बाहर की गंदी दुनिया से कौन उसे बचाता? ये सब सोचकर हॉस्पिटल रूम में लेटी हुई कशिश ने एक गहरी सांस छोड़ी। जहाँ कशिश के रूम में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, वहीं उसके बगल में कियारा का रूम था जो लोगों से भरा हुआ था। सक्सेना परिवार की हेड कमलेश्वरी सक्सेना कशिश और कशिश के डैड निदेश सक्सेना, कियारा की माँ सुधा सक्सेना और फिर हर्ष और भी कियारा कि कई क्लासमेट और दोस्त जो उस पार्टी में बोर्ड पर थे। तुम्हारी बहन को ज्यादा ही एरोगेंट है, तुम उसे माफी मांगने गई और उसने गर्म पानी तुम्हारे ऊपर गिरा दिया। कियारा, तुम अपनी बहन से दूर रहो। मुझे हमेशा लगता है कि उसका कोल्ड एटीट्यूड बहुत ही डरावना है और जब भी तुम उसके पास रहोगी वह तुम्हें परेशान नहीं करेगी। हाँ, वह एक लड़की है, मगर हमेशा वह प्रोफेशनल कपड़े पहने रहती है और वह भी ब्लैक कलर के। मैं तो ये सुना है कि वह हर्ष की कंपनी के मर्दों से भी ज्यादा टफ है। वो एक लड़की की तरह बिल्कुल नहीं रहती। मुझे तो कभी-कभी उसकी लड़की होने पर भी डाउट होता है। ये सब सुनकर हर्ष का चेहरा कोल्ड हो गया। कियारा ने उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन देख लिया और जल्दी से अपने चेहरे पर एक उदासी भरे एक्सप्रेशन लाकर बोली, वह अभी भी मेरी बहन है, भले ही वह थोड़ी कोल्ड है और उनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कुछ भी ज्यादा गलत नहीं किया है। कियारा बोली तो कियारा की बेस्ट फ्रेंड मायरा गुस्से में बोली, क्या तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है? कियारा, तुम कुछ ज्यादा ही कांडिड हो। मैंने तुम्हें पहले ही भी बताया था कि उसके पास जाना अच्छी बात नहीं है। पूरे शहर को पता है कि उसने तुम्हारे साथ आज तक क्या क्या किया है। अगर वह नहीं होती तो तुम इस सिचुएशन में यहाँ नहीं होती। चुप हो जाओ सब। बुढ़ी कमलेश्वरी सक्सेना जो कब से चुपचाप बैठी हुई थी वह फाइनली बोली और अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लेकर खड़ी हुई।
वो ज्यादा लंबी नहीं थी और उसके पूरे बाल सफेद थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो उसकी उम्र को दिखते थे, लेकिन उसकी आंखों में एनर्जी साफ दिखाई दे रही थी और उसके कैरेक्टर से ही पता चल रहा था कि जब वह यंग होगी तो कितनी टफ होगी। एक बार जैसे ही उसने कहा, उसकी अथॉरिटी की वजह से नेचुरली हॉस्पिटल रूम में शांति हो गई। खुद से तुम हंसे हुए तो आवाज से क्यों वालो हॉर्लिक्स से पूरी तरह सेव करूं। कमलेश्वरी सक्सेना कियारा के पास गई तो मासूम और उदास हर्ट लड़की को देखकर उसकी नजर सॉफ्ट हो गई और वह बोली, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने सब कुछ मीडिया से छुपाने का फैसला किया। आफ्टर ऑल वह अभी भी सक्सेना परिवार का हिस्सा है। इस तरह खबर फैलाने से बेकार की परेशानियां होंगी। इतना कहकर कमलेश्वर सक्सेना रुक गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी घिन दिखाई दे रही थी, जैसे सामने वाले का नाम लेना ही उसके लिए बहुत बुरी बात है। तभी कियारा शांति से बोली, मैं जानती हूँ, मुझे दादी माँ एक्चुअली मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। वह हमेशा ही गुस्से में रहती है और उसके अलावा उस वक्त मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी। कियारा की बातें सुनकर कमलेश्वरी सक्सेना ने कुछ सोचा और उसकी घिन और भी ज्यादा बढ़ गई और वह बोली, बस बहुत हो गया, उसका नाम दोबारा मत लेना। मेरे सामने अगले फ्राइडे को रावत ग्रुप के डायरेक्टर अपने बेटे के लिए सीईओ सेरेमनी रख रहे हैं, जहां वह अपना सब कुछ अपने बेटे को संभालने के लिए देंगे हिल्टन होटल में, और वहां तुम मेरे साथ चलोगी। जैसे ही उसने ये बात खत्म की, उस शांत हॉस्पिटल में फिर से बातें होने लगी। रावत ग्रुप के डायरेक्टर का बेटा कई सालों से विदेश में था और कंपनी संभाल रहा था। अब जब वहां सब कुछ स्टेबल हो गया है तो वह रावत ग्रुप का बिजनेस संभालने के लिए ऑफिशियली यहाँ आ गया है। मैंने सुना है कि वह कुछ दिनों पहले वापस आया है। अगर सोचा जाए तो वह सिर्फ 28 साल का है और वह ग्लोबल ब्रांड रावत ग्रुप का सीईओ बनने वाला है। क्या यह अमेजिंग बात नहीं है? वहाँ किसी की आवाज में एप्रिसिएशन तो किसी की आवाज में जलन महसूस हो रही थी, लेकिन तभी कोई रियलिस्टिक बात करते हुए बोला, वह यंग है और बिजनेस में कैपेबल है, लेकिन क्या किसे पता कि वह कैसा दिखता है। वह इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा होगा, वह पक्का इसी उम्र में टकला हो गया होगा। हाँ, उसने बहुत सारी सोशल इवेंट अटेंड किए होंगे। कितनी बुरी बात है कि वह इतने बड़े परिवार का बेटा एक टकला और बड़े पेट वाला आदमी होगा। जब तुम ये सब बात कर रहे हो तो मुझे भी याद आया, जब मेरे डैड यंग थे तो वह काफी हैंडसम थे, लेकिन जब से उन्होंने कंपनी संभालना शुरू की उनके सारे लुक्स बर्बाद हो गए। सब लोग रूम में यही बातें कर रहे थे। आखिर में सभी इमेजिन करने लगे कि रावत ग्रुप का नया सीईओ एक टकला और मोटा आदमी होगा, मगर फिर भी ये काफी अच्छी बात है। आफ्टर ऑल कोई भी रावत ग्रुप की पार्टी अटेंड नहीं कर सकता था। कियारा, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी दादी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ, मैं भी घर जाकर अपने डैड से बात करूंगी, शायद वह मुझे ले जाए अपने साथ। मैं भी। उन लड़कियों की बात सुनकर कियारा दिल ही दिल में सार्कास्टिकली हंसी, लेकिन ऊपर से उसने मासूम और कमजोर लुक बनाए हुए जेटली कहा, मैं समझ गई दादी माँ। कियारा का इतना वेल बिहेव और सेंसिबल बिहेवियर देखकर कमलेश्वरी सक्सेना काफी सेटिस्फाई हुई। उसने अचानक से मुड़कर हर्ष की तरफ देखा जो शांत था और बोली, हर्ष, तुम कियारा को अपने साथ ले जाना जब वक्त आएगा तो। ये सुनकर कियारा ने अपने लिप्स बाइट कर लिए। उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई और उसने धीरे से अपने बगल में खड़े हैंडसम हर्ष को देखा और फिर अपना सर जल्दी से झुका लिया। उसके इस रिएक्शन ने बोर्ड में खड़े कई लड़कों को ध्यान अपने ऊपर खींच लिया। हर्ष का भी टेंशन थोड़ी सी रिलैक्स हो गई और उसने सॉफ्टली जवाब दिया, मैं जरूर ले जाऊंगा। कमलेश्वरी सक्सेना ने हाँ में सर हिलाया और फिर कियारा को देखकर बोली, तुम आराम करो कियारा, मैं जाती हूँ दूसरों के रूम में चेक करने के लिए। ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर झूठे रिक्वेस्ट वाले एक्सप्रेशन आ गए और उसने कमलेश्वरी सक्सेना का हाथ पकड़कर कहा, दादी माँ, मेरी बहन मुझसे ज्यादा वक्त तक पानी में थी, उन्हें कुछ टाइम पहले ही होश आया है, प्लीज उन पर गुस्सा मत कीजिएगा। ऑल राइट, तुम चिंता मत करो, इस बारे में मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। इतना कहकर कमलेश्वरी सक्सेना सीरियस फेस के साथ वहां से मुड़ गई। कियारा के चेहरे पर एक सैड एक्सप्रेशन आ गए और जब नितेश और सुधा उसके पास से गुजरे तो वह बोली, डैड मॉम, दादी माँ को ज्यादा गुस्सा मत होने दीजिएगा। हम जानते हैं मेरी प्यारी बच्ची। इतना कहने के बाद सुधा ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा और नितेश के पीछे जाने लगी, जिसके एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। वही कशिश के रूम में वह पूरे 3 दिनों से बेहोश थी और अब उसे सोने का कोई इरादा नहीं था और उसके अलावा इतने लंबे टाइम से खाना न खाने की वजह से उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। वह बेड से उठकर कुछ खाने के लिए जाने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कुछ सेकंड के लिए कशिश हिचकिचाई और फिर उसने कहा, अंदर आ जाइए। जैसे ही उसकी कोड आवाज निकली, वार्ड का दरवाजा खुला और एक ब्लैक यूनिफॉर्म में अनजान इंसान उसके सामने आया। अनजान इंसान को अपने सामने देखकर कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, कौन हो तुम? सामने खड़े इंसान ने पॉलिटली कशिश के सामने सर झुकाकर कहा, मिस सक्सेना, हेलो, मैं निशांत हूँ, मिस्टर रावत का असिस्टेंट। मैं आपके लिए कुछ पैनकेक लेकर आया था जो सर ने आपके लिए तैयार करवाए हैं। कशिश वैसे भी बहुत समझदार थी और निशांत की बात सुनने के बाद उसे कोई डाउट नहीं था कि मिस्टर रावत यानी कि रणविजय रावत वो इतनी जल्दी में क्यों है। कशिश बोली, निशांत आई, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं और मिस्टर रावत इतने क्लोज है कि मैं उनका खाना एक्सेप्ट कर पाऊँ। मिस कशिश सर ने कहा है कि आपको अभी होश आया है और आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। अगर आप मना कर देंगी तो इसका मतलब है आपको यह चीज पसंद नहीं है, तो सर फिर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे और जब तक आप खुश होकर उस चीज को खाना ले तब तक मुझे भेजते रहेंगे। निशांत ने शायद पहले ही कशिश की मना करने की उम्मीद कर ली थी, इसलिए उसकी बात खत्म होने ही वह बोलना शुरू कर चुका था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले जा रहा था। उसकी आवाज ना ही ज्यादा हम्बल थी और ना ही ज्यादा एरोगेंट और एक भी शब्द उसने वेस्ट नहीं किया, जिससे समझ में आ रहा था कि वह यहाँ सिर्फ रणविजय के इंटेंशन और एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहा है। कशिश ने हेल्पलेसली एक बार निशांत को देखा और फिर अपने बाल पीछे करते हुए बोली, ज्यादा परेशान होने की लिए जरूरत नहीं है, सामान दे दीजिए और मिस्टर रावत को मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा। ये सुनकर निशांत आगे आया और उसने वो बैग कैबिनेट पर रखते हुए कहा, प्लीज एंजॉय कीजिए मिस। ऑल राइट, कशिश ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर भी निशांत वहीं खड़ा था और वहां से जाने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। कशिश ने उसकी तरफ देखा तो निशांत बोला, सर ने मुझे कहा कि आप मेरे सामने ही खाएगी, तभी मैं वापस आऊं। कशिश ने अपने होंठ दबा लिए और टेबल पर रखा हुआ बैग खोला तो उस पर उसने जो लोगो बना हुआ था उसे नोटिस किया और वो कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई। वह एक्चुअली एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था। भले ही वह रेस्टोरेंट छोटा सा स्टोर फ्रंट था, मगर वहां अंदर की हर एक डिश बहुत ही ज्यादा अच्छी और डिलीशियस होती थी। उस रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पैसे कितने हो, आपके पास सिर्फ इन्फ्लुएंस ही वहां से खाना दिलवा सकता था। उसे और रणविजय को अलग हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और ये खाना ऑलरेडी उसके सामने रखा हुआ था। ये देखकर कशिश अपने आप को रणविजय के बारे में थोड़ा क्यूरियस होने से रोक नहीं पाई। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के पैकेजिंग खोली और ये देखकर हैरान हो गई कि करने के लिए ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर झूठे रिक्वेस्ट वाले एक्सप्रेशन आ गए और उसने कमलेश्वरी सक्सेना का हाथ पकड़कर कहा, दादी माँ, मेरी बहन मुझसे ज्यादा वक्त तक पानी में थी, उन्हें कुछ टाइम पहले ही होश आया है, प्लीज उन पर गुस्सा मत कीजिएगा। ऑल राइट, तुम चिंता मत करो, इस बारे में मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। इतना कहकर कमलेश्वरी सक्सेना सीरियस फेस के साथ वहां से मुड़ गई। कियारा के चेहरे पर एक सैड एक्सप्रेशन आ गए और जब नितेश और सुधा उसके पास से गुजरे तो वह बोली, डैड मॉम, दादी माँ को ज्यादा गुस्सा मत होने दीजिएगा। हम जानते हैं मेरी प्यारी बच्ची। इतना कहने के बाद सुधा ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा और नितेश के पीछे जाने लगी, जिसके एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। वही कशिश के रूम में वो पूरे 3 दिनों से बेहोश थी और
निशांत ने पॉलिटली कशिश के सामने सर झुकाकर कहा, मिस सक्सेना, हेलो, मैं निशांत हूँ, मिस्टर रावत का असिस्टेंट। मैं आपके लिए कुछ पैनकेक लेकर आया था जो सर ने आपके लिए तैयार करवाए हैं। कशिश वैसे भी बहुत समझदार थी और निशांत की बात सुनने के बाद उसे कोई डाउट नहीं था कि मिस्टर रावत यानी कि रणविजय रावत वो इतनी जल्दी में क्यों है। कशिश बोली, निशांत आई, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं और मिस्टर रावत इतने क्लोज है कि मैं उनका खाना एक्सेप्ट कर पाऊँ। मिस कशिश सर ने कहा है कि आपको अभी होश आया है और आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। अगर आप मना कर देंगी तो इसका मतलब है आपको यह चीज पसंद नहीं है। तो सर फिर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे और जब तक आप खुश होकर उस चीज को खाना लें तब तक मुझे भेजते रहेंगे। निशांत ने शायद पहले ही कशिश के मना करने की उम्मीद कर ली थी, इसलिए उसकी बात खत्म होने पे ही वह बोलना शुरू कर चुका था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले जा रहा था। उसकी आवाज ना ही ज्यादा हम्बल थी और ना ही ज्यादा एरोगेंट, और एक भी शब्द उसने वेस्ट नहीं किया जिससे समझ में आ रहा था कि वह यहाँ सिर्फ रणविजय के इंटेंशन और एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहा है। कशिश ने हेल्पलेसली एक बार निशांत को देखा और फिर अपने बाल पीछे करते हुए बोली, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सामान दे दीजिए और मिस्टर रावत को मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा। ये सुनकर निशांत आगे आया और उसने वो बैग कैबिनेट पर रखते हुए कहा, प्लीज एंजॉय कीजिए मिस। ऑलराइट, कशिश ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर भी निशांत वहीं खड़ा था और वहां से जाने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। कशिश ने उसकी तरफ देखा तो निशांत बोला, सर ने मुझे कहा कि आप मेरे सामने ही खाएगी तभी मैं वापस आऊं। कशिश ने अपने होंठ दबा लिए और टेबल पर रखा हुआ बैग खोला तो उस पर उसने जो लोगो बना हुआ था उसे नोटिस किया और वो कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई। वो एक्चुअली एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था। भले ही वह रेस्टोरेंट छोटा सा स्टोर फ्रंट था मगर वहां अंदर की हर एक डिश बहुत ही ज्यादा अच्छी और डिलीशियस होती थी। उस रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पैसे कितने हो, आपके पास सिर्फ इंफ्लुएंस ही वहां से खाना दिलवा सकता था। उसे और रणविजय को अलग हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और ये खाना ऑलरेडी उसके सामने रखा हुआ था। ये देखकर कशिश अपने आप को रणविजय के बारे में थोड़ा क्यूरियस होने से रोक नहीं पाई। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के पैकेजिंग खोली और ये देखकर हैरान हो गई कि यहाँ तक कि टेक अवे बॉक्स और अंदर के एसेंशियल्स भी स्पेशल वुड से बने हुए थे। ये सचमुच पैसे की बर्बादी थी। ऑफ कोर्स उन पैनकेक्स का टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था मगर कशिश ने सिर्फ एक ही बाइट लिया और उसके बाद ऊपर देखने लगी। उसने निशांत की तरफ देखा तो उसे अपनी तरफ घूरता हुआ पाया। कशिश ने अपना फोर्क नीचे रख दिया और कैजुअली कहा, निशांत क्या तुम बाहर जा सकते हो? मैं खाना खत्म कर लूंगी, चिंता मत करो, बस मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी तरफ घूरता है जब मैं खाना खा रही हूँ। तो निशांत ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ में सर हिलाया, ठीक है मिस कशिश, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए, मैं जाता हूँ। ऑलराइट, कशिश ने इंडिफरेंटली जवाब दिया और फिर खड़ा होने की कोशिश की। प्लीज आप बैठी रहिए मिस कशिश, निशांत ने जल्दी से कहा और कशिश थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई मगर वापस बैठ गई। तो फिर मैं आपको बाहर तक नहीं छोड़ूंगी। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। निशांत ने फिर हाँ में सर हिलाया और फिर मुड़ा और रूम से चला गया। उसकी आंखों में पहले की तरह शक और अजीब इमोशन नहीं नजर आ रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था जब उसने देखा कि रणविजय उसे किसी मिस कशिश को खाना पहुंचाने के लिए कहना चाहता है। उसने कभी भी अपने बॉस को एक अजनबी की इतनी केयर करते हुए नहीं देखा था, स्पेशली एक लड़की की, इसीलिए उसका शक और क्यूरियोसिटी ऑब्वियस सी बात थी। अपने बॉस के बिहेवियर को देखकर ही वह इस लड़की को लेकर क्यूरियस और जजमेंटल होने से खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा कि क्या उसके बॉस का फैसला कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी वाला तो नहीं हो गया। लेकिन कुछ मिनट के इंटरेक्शन के बाद ही वह जान गया कि इस लड़की का टेम्परामेंट और डेमोनोर टॉप नॉच है। उसके बॉस की चॉइस खराब हो ही नहीं सकती। वही होलवे में निशांत ने नितेश को बाकी लोगों से बात करते हुए सुना, अगले फ्राइडे में अभी भी कुछ वक्त है, आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, शायद हर्ष के पेरेंट्स से मिलने के लिए। ऑलराइट, समझ गया, नितेश ने अपनी डिप आवाज में कहा। ये सुनकर निशांत की भौहें हल्की से आपस में सिकुड़ गई और उसने उन तीनों को इंडिफरेंटली देखा मगर उनके पास से होकर गुजर गया। उसकी आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस ने उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया मगर वह लोग ज्यादा ठीक से उसे देख नहीं पाए। वहीं कशिश को अंदर भूख लगी हुई थी और रणविजय के भेजे हुए पैनकेक टाइम पर पहुंच गया। अब जब उसने खाना एक्सेप्ट कर ही लिया था तो उसे अपने आप को भूखा रखने की कोई जरूरत नहीं थी मगर वह उन पैनकेक्स को एंजॉय कर पाती है। उससे पहले ही रूम का दरवाजा जो अभी अभी बंद हुआ था वह फिर से इस बार बिना नॉक के ही खुला, जिसे देखकर कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह दरवाजे की तरफ देखने लगी और उसके एक्सप्रेशन और भी खराब तब हो गए जब उसने दरवाजे पर खड़े लोगों को देखा। कामेश्वरी सक्सेना अंदर आई और कशिश उसकी आंखों में अपने लिए घिन साफ देखा सकती थी। कशिश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोर्क नीचे रखा, अब उसकी भूखी मर गई थी। कशिश क्या तुम ठीक फील कर रही हो? सुधा जो कामेश्वरी को फॉलो करते हुए अंदर आई थी उसने आगे आते हुए कहा। उसने एक लाल कलर की भड़क के लिए एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी थी और उसे मैचिंग गहने भी। उसके बाल बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुए थे और उसका चेहरा वेल मेंटेन था। वह एलिगेंट और जेंटल लग रही थी और उसकी आवाज में टिंडरनेस और चिंता नजर आ रही थी मगर कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने अच्छे संस्कारों के बावजूद भी वह अपने आप को किसी ऐसे इंसान से अच्छे से बात करने के लिए खुद को मना ही पा रही थी जिसकी वजह से उसकी मां की मौत हुई थी। अपनी मां के बारे में सोचकर ही कशिश को अपने दिल में दर्द होने लगा। उसके कोल्ड हाथ मुट्ठियों में कस गए और उसके दिल की नफरत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। आई एम सॉरी आप लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए कि मैं मरी नहीं, कशिश ने कहा। 3 साल पहले उसे अब्रॉड में रहने के लिए फोर्स किया गया और इतने सालों बाद लौटने के बाद उसने पूरी तरह से अपने आप को उसे कंपनी में झोंक दिया था जो हर्ष की थी और जो उसकी मां ने छोड़ी थी। वह कभी उस घर में लौटना नहीं चाहती थी। अगर उसके दादाजी अभी भी वहां नहीं होते तो उसका तो बाकी के लोगों से अपनी जिंदगी में कभी कोई रिश्ता होता ही नहीं और ना ही वह कभी इन लोगों को देखती। और वही कशिश के यूजुअल कोल्ड रूडनेस से उसके डैड नितेश को गुस्सा दिला दिया और वह चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा किस बात का ये एटीट्यूड है? उसके इस तरह चिल्लाने से कशिश सार्कास्टिकली हंसी और उसने अपना सर झुका लिया। क्या इस इंसान को सचमुच लगता है कि उसके गुस्से को देखकर वह जरा सा भी डरेगी या फिर रिएक्ट करेगी? जब उसने काफी वक्त तक कई चीजें सुन ली तो उसने उसके गुस्से या फिर किसी भी इमोशन की परवाह करनी ही छोड़ दी थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एपिसोड 4। नितेश के चिल्लाने पर कशिश के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर झुका लिया। क्या इस सामने खड़े इंसान को सचमुच लगता है कि वह उसके गुस्से से डर जाएगी? जब उसे अपनी जिंदगी में लगा कि अब कोई उससे प्यार नहीं करता है तभी उसने दूसरों को प्यार करना और उनकी केयर करना छोड़ दिया था। तभी नितेश ने उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, उस वक्त तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मुझे रिग्रेट हो रहा है। तुम हमेशा ऐसा कुछ करती हो जो एम्बैरेसिंग होता है और हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब होती है। ये सुनकर कशिश सार्कास्टिकली हंसते हुए बोली, रेपुटेशन? कौन सी रेपुटेशन है? सक्सेना परिवार के पास सक्सेना परिवार के मशहूर नितेश सक्सेना ने अपनी पहली वाइफ को मार डाला और एक नई और खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। अगर गुनाह और लालच को रेपुटेशन के तौर पर गिना जाता है तो पक्का पूरे मुंबई शहर में सक्सेना परिवार ही सबसे ज्यादा रेपुटेशन वाला परिवार है। तुम पूरी तरह से आउट ऑफ लाइन हो। नितेश सक्सेना गुस्से की वजह से
3 साल पहले ही वापस आ गई थी। ये सुनकर कमलेश्वरी सक्सेना ने उसके सामने जाकर अपना पर तेजी से पटका, जिससे टक की आवाज आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह कितने गुस्से में है। जब मैं तुम्हारे जिद्दी और रुतलेस नेचर को बदलना चाहती थी, लेकिन लगता है 3 साल काफी नहीं है। फाइनली कशिश ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और बेड से खड़ी हो गई। भले उसकी बॉडी पतली कमजोर थी, मगर वह बहुत ही लंबी और स्ट्रेट थी। उसके खड़े होते ही तुरंत ऐसा लगा जैसे वह अपने सामने किसी काम हाइट वाले इंसान को देखकर चिढ़ा रही हो, जिससे कमलेश्वरी सक्सेना का चेहरा डार्क हो गया। उसे हमेशा से ही कशिश के इस एरोगेंट एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी। कशिश के अंदर भी बिल्कुल उसकी मां की तरह एक डोमिनेटिंग स्ट्रेंथ थी, जो उसके खून में बहता था और कभी कमजोर नहीं पड़ता था। क्या फिर से मुझे दूसरे देश भेजने वाली हो? कशिश ने पूछा। 7 साल पहले उसे इकोनॉमिकली पीछे और एक अनसेटल्ड देश में बिना किसी एक्सप्लेन के भेज दिया गया। कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि वह वहां जिंदा भी है या फिर मर गई। अपनी किस्मत की वजह से वह वहां पर बच गई थी। अगर वह मर जाती तो वह उसकी खुद की गलती होती और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे भरोसा नहीं होता कि नितेश सक्सेना की वह असली बेटी है, तो उसे पक्का लगता कि वह उनकी दुश्मन है। सिर्फ कियारा के लिए उसे वह लोग मौत से लड़ने के लिए दूसरे देश में फेंक आए थे। क्या वह यह एक्सेप्ट कर सकती है? उसकी जिंदगी अब आसानी से कभी दूसरे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, थैंक्स उनकी उस केयर के लिए, जिसकी वजह से वह सीख गई थी कि कैसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी खुद को संभालना है और उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। कशिश की सार्कास्टिक बातों को सुनकर तुरंत कमलेश्वरी सक्सेना के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। ये जो सारा तमाशा तुमने किया है ना, कियारा का शुक्र मानो कि वह समझदार है और तुम्हारी हरकतों को वह दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती कि कैसे तुम उसे समुद्र में धक्का देकर मारना चाहती थी। इतना कहकर वह रुकी और फिर आगे बोली, और जहां तक बात रही तुम्हारी और हर्ष की, तो वह लोग नेचुरली एक दूसरे के करीब आए हैं और उनके अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो गई है। अगर तुम साइड हट जाओगी तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। हर्ष तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें पता है राइट? और इस तरह के रिश्ते में फोर्स करने से खुशियां नहीं मिलती। ये सारी बातें सुनकर कशिश के दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने कियारा को समुद्र में धक्का दिया। कियारा और हर्ष एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें साथ ही होना चाहिए। क्या मजाक है? सही कहते हैं लोग कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का पक्ष लेना चाहे तो वह वाकई अंधा हो जाता है। कशिश और अपना समय इन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह अपनी थोड़ी सी ताकत बचाकर रखना चाहती थी। उसने धीरे से फोर्क को उठाया और एलिगेंटली फिर से अपने पैनकेक खाने लगी। कशिश के कोल्ड एटीट्यूड को देखकर तीनों को ही बहुत गुस्सा आया। कमलेश्वरी सक्सेना ने तभी खाना और कैबिनेट पर रखे बॉक्स के लोगों को देखा और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं और कोल्डली आराम करो बोलकर वह सारे के सारे रूम से बाहर चले गए। रूम से बाहर निकलने के बाद कमलेश्वर सक्सेना रास्ते में रुक गई और उसने पीछे मुड़कर खड़े बहू और बेटे से बोली, कियारा को भी थोड़े पैनकेक लाकर दो। अगर कशिश के पास है तो कियारा के पास उससे बेहतर होना चाहिए। पैनकेक? उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि कशिश पैनकेक खा रही थी। सबको पता था कि कमलेश्वरी सक्सेना को पैनकेक पसंद है। वो सुबह सुबह ही कुछ नौकरों को भेजती थी लाने के लिए एक फेमस रेस्टोरेंट से, जहाँ के पैनकेक उसे बहुत पसंद थे, मगर उसे कभी नहीं मिलता था। वो पैनकेक जो कशिश खा रही थी, क्या वह उस फेमस रेस्टोरेंट से थे? कौन खरीद कर लाया उसके लिए? हर्ष? नहीं, वह तो अभी कियारा के साथ रूम में था। अगर वह खरीद कर लाया होता तो वह सिर्फ कशिश के लिए नहीं लाता। तो इसका मतलब उसने खुद मंगवाया है? क्या इसका मतलब खुद का ख्याल रख रही है और उसे पता है कि एंजॉय कैसे करना है? तभी सुधा बोली, मैं समझ गई माँ, मुझे पता है कि आपको भी उस रेस्टोरेंट के पैनकेक बहुत पसंद है, मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी। सुधा की बात सुनकर कमलेश्वरी सक्सेना का मूड थोड़ा ठीक हो गया और उसने कहा, चलो चलते हैं। वही फेमस रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर के प्राइवेट रूम में निशांत रणविजय के पीछे खड़ा होकर बात रहा था। उसने रणविजय को यह भी बताया कि कैसे होलवे में कमलेश्वरी, नितेश और सुधा सक्सेना से मिला था। सच यह था कि सक्सेना परिवार के बारे में कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल सीक्रेट नहीं थी। इस बारे में पता करते वक्त उसे कई सारी अफवाहें सुनने को मिली थी। रणविजय जाकर टेबल पर बैठ गया। वो सूरज की रोशनी उसके हैंडसम चेहरे पर पड़ रही थी और उसका ऑरा बिल्कुल रिफाइंड और रिलैक्स था, जो एक अलग ही चार्म दिखा रहा था। उसने अपना सर थोड़ा सा नीचे झुका लिया और धीरे धीरे टेबल पर टेप करने लगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसके परिवार वालों ने उसे घर से अलग कर दिया है? उसकी नोबल आवाज काफी ठंडी थी, जिससे निशांत थोड़ा डर गया। ऐसा ही लगता है सर, और मिस कशिश की रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, निशांत ने डरते डरते कहा। इनफैक्ट कशिश का इंप्रेशन लोगों की नजरों में बड़ा नहीं, बहुत ही घटिया था, मगर चीजें कंफर्म होने से पहले वह कुछ बोल नहीं सकता था। रणविजय ने कुछ कहा नहीं, मगर उसकी आंखें छोटी हो गई हैं। ये देखकर निशांत ने तुरंत रिस्पेक्टफुली पूछा, सर क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में पता लगाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, रणविजय बोला और अपना हाथ पीछे खींचकर शांति से उसने आगे कहा, मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। अगर तुम उसके पीछे जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे तो ऐसा नहीं होगा जैसे मैं अपनी बातों से पीछे हट रहा हूं। है कि एंजॉय कैसे करना है? तभी सुधा बोली, मैं समझ गई माँ, मुझे पता है कि आपको भी उस रेस्टोरेंट के पैनकेक बहुत पसंद है, मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी। सुधा की बात सुनकर कमलेश्वरी सक्सेना का मूड थोड़ा ठीक हो गया और उसने कहा, चलो चलते हैं। वही फेमस रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर के प्राइवेट रूम में निशांत रणविजय के पीछे खड़ा होकर बात रहा था। उसने रणविजय को यह भी बताया कि कैसे होलवे में कमलेश्वरी, नितेश और सुधा सक्सेना से मिला था। सच यह था कि सक्सेना परिवार के बारे में कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल सीक्रेट नहीं थी। इस बारे में पता करते वक्त उसे कई सारी अफवाहें सुनने को मिली थी। रणविजय जाकर टेबल पर बैठ गया। वो सूरज की रोशनी उसके हैंडसम चेहरे पर पड़ रही थी और उसका ऑरा बिल्कुल रिफाइंड और रिलैक्स था, जो एक अलग ही चार्म दिखा रहा था। उसने अपना सर थोड़ा सा नीचे झुका लिया और धीरे धीरे टेबल पर टेप करने लगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसके परिवार वालों ने उसे घर से अलग कर दिया है? उसकी नोबल आवाज काफी ठंडी थी, जिससे निशांत थोड़ा डर गया। ऐसा ही लगता है सर, और मिस कशिश की रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, निशांत ने डरते डरते कहा। इनफैक्ट कशिश का इंप्रेशन लोगों की नजरों में बड़ा नहीं, बहुत ही घटिया था, मगर चीजें कंफर्म होने से पहले वह कुछ बोल नहीं सकता था। रणविजय ने कुछ कहा नहीं, मगर उसकी आंखें छोटी हो गई हैं। ये देखकर निशांत ने तुरंत रिस्पेक्टफुली पूछा, सर क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में पता लगाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, रणविजय बोला और अपना हाथ पीछे खींचकर शांति से उसने आगे कहा, मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। अगर तुम उसके पीछे जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे तो ऐसा नहीं होगा जैसे मैं अपनी बातों से पीछे हट रहा हूं। लेकिन सर, हम पक्का यकीन से नहीं कह सकते कि सारी अफवाहें झूठी होगी। निशांत शांत नहीं रह पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बॉस किसी लड़की के लिए इस तरह की हरकत करेंगे। रणविजय खड़ा हुआ और उस खिड़की के पास जाकर हल्की टेढ़ी नजर से उसकी तरफ देखा और फिर खिड़की से एक काली रंग की गाड़ी को रुकते हुए देखकर बोला, अगर मैं उन बातों पर भरोसा करना चाहूं तो झूठ भी सच बन जाता है। उसकी बात बहुत ही शांत और डिप थी, जिसमें निशांत एरोगेंट और प्राइड दोनों ही महसूस कर सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अपनी बॉस ये साइड बहुत अच्छे से जानता था। हर बार जब किसी को लगता था कि कोई बिजनेस मीटिंग या डील उन्हें मिलेगी, तब उसके बॉस सबसे अलग खड़े रहकर पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर देते थे और उनकी इसी कॉन्फिडेंस की वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन वह सब बातें बिजनेस की है। उसने कभी अपने बॉस को किसी लड़की के लिए इतना ऑब्सेस नहीं देखा था। वह अपनी बॉस की बातों से ही
समझ गया कि कशिश ही है उसकी फ्यूचर लेडी बॉस, और इसका कारण सिंपल था, क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि जो चीज उसके बॉस को पसंद आ जाए वह उनकी हो जाती है। और अब जब वो बॉस की वाइफ बनने वाली है तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। नीचे जाओ और मैनेजर से कह दो कि आज अभी के बाद रेस्टोरेंट से कोई चीज नहीं बिकेगी। रणविजय ने ऑर्डर दिया। जी सर। अपने बॉस को ऑर्डर सुनते ही निशांत बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और प्राइवेट रूम से चला गया। वही रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर ड्राइवर ने खिड़की नीचे की तो कमलेश्वरी सक्सेना का सीरियस चेहरा दिखाई दिया। नितेश और सुधा पीछे बैठे हुए थे और रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की देख रहे थे। उनके ड्राइवर ने बाहर जाकर रिजर्वेशन करवाने की कोशिश की। ये रेस्टोरेंट सच में बहुत पॉपुलर है, कितनी बुरी बात है कि इसका ऑनर दूसरा ब्रांच नहीं खोलना चाहता। ये इस जगह का यूनिक स्टाइल है, यहाँ की हर एक शॉप की अलग बात है। अगर कोई और सेम डिश बनाएगा तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा और दूसरा ब्रांच खोलने से उनकी ब्रांड इमेज खराब होगी। कमलेश्वरी सक्सेना ने कहा और वो काफी कंफ्यूज थी क्योंकि जब वह यंग थी तभी ये रेस्टोरेंट खुला चुका था, लेकिन आज तक इतना अच्छा करने के बावजूद भी कोई दूसरा ब्रांच नहीं बनाया गया था। आज रेस्टोरेंट में भीड़ थोड़ी कम थी इसलिए उन्हें टेबल मिलने के चांस थे, वरना हमेशा रेस्टोरेंट इतना भरा हुआ रहता था कि कोई भी आसानी से वहाँ खाना नहीं खा सकता था। लेकिन जब वह लोग ये सब सोच रहे थे तभी उसने देखा कि उनके ड्राइवर को फ्रंट डेस्क पर जाते ही रोक दिया गया, जिससे उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। इतने सालों के तजुर्बे के बाद अगर वह ये ना समझ सके कि सिर्फ उन्हें यहाँ रोका जा रहा है तो उसकी सारी जिंदगी बेकार है। उनके ड्राइवर के पीछे खड़े इंसान को आराम से रिजर्वेशन मिल गया। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? सुधा भी हैरान थी, वह सिर्फ हमें क्यों बाहर निकाल रहे हैं? ऑब्वियसली जो वेटर रिजर्वेशन कर रहा था वह भी उन्हें बुकिंग नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर बाद कमलेश्वरी सक्सेना ने अपने ड्राइवर को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वापस आते हुए देखा तो सख्त आवाज में पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर बोला, उन्होंने कहा है कि आज वह लोग रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे। बकवास मत करो, मैंने अभी देखा कि तुम्हारे पीछे वाले इंसान को रिजर्वेशन मिल गई और नंबर भी तुम्हें क्यों मना कर दिया उन लोगों ने? कमलेश्वर सक्सेना का चेहरा डार्क देखकर सुधा ने शार्पली पूछा। ड्राइवर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। मैं जाकर चेक करती हूँ कि क्या बात है। गुस्से में सुधा बाहर निकली और किसी को गाड़ी से बाहर आता देखकर वेटर के कान में जो ईयरपीस लगा हुआ था उसके जरिए उसे दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने ठीक सुधा के सामने आते ही रिजर्वेशन मशीन को बंद कर दिया। सुधा के कदम रुक गए और उसे बहुत गुस्सा आया, यहाँ क्लियरली उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वो दांत पीसते हुए वेटर के पास गई और उसने पूछा, तुम्हारी जगह को हुआ क्या है? तुम लोग हमें टारगेट क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग कस्टमर चूज करते हो कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में कौन खाएगा और कौन नहीं? उस वेटर ने एक चेहरे पर नकली मुस्कुराहट रखे हुए पॉलिटली जवाब दिया, यस मैडम, हम ऐसा बिहेवियर अपने किसी भी कस्टमर के साथ नहीं करते हैं, लेकिन आप इकलौती कस्टमर हैं जिसे हम अपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाने दे सकते। ये सुनकर सुधा को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वह चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग देखो, मैं तुम लोगों के रेस्टोरेंट के खिलाफ केस फाइल करूंगी। जरूर। वेटर के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी और उसके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे सुधा की धमकी से कोई फर्क पड़ा हो। उसके इस एटीट्यूड को देखकर सुधा सोचने लगी कि ऐसा कौन इंसान है उनके पीछे जो उन्हें पुलिस और कंप्लेंट से भी डर नहीं लग रहा है। लेकिन हमने तो कुछ नहीं चुराया है, हम एक अच्छे इज्जतदार परिवार से हैं, तो तुम लोग हमें इंडिफरेंटली टारगेट क्यों कर रहे हो? सुधा की आवाज पहले से थोड़ी धीमी हो गई थी मगर वह अंदर से गुस्से में से उबर रही थी। क्योंकि हमारे बॉस की फ्यूचर वाइफ को आप लोगों ने ऑफेंड कर दिया है, वेटर ने कहा तो सुधा अपनी जगह पर जम गई। वेटर भी बोल तो गया था मगर वह भी कंफ्यूज था। उसने वही बात दोहराई थी जो उसने ईयरपीस के जरिए कानों में सुनी थी। वह इस जगह के मैनेजर को जानता था मगर इस जगह का असली बॉस कौन है उसे कोई आइडिया नहीं था। तो उनकी वाइफ कौन है ये बात तो दूर की थी। उसके बाद सुधा ने पूछा कि उसकी बस और उसकी वाइफ कौन है तो वह नहीं बता पाया। उसने कहा कि वह उसे नहीं बता सकता। सुधा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने दांत पीसे और पीछे मुड़कर जाने लगी। तभी उसने देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर से दो स्टाफ मेंबर बहुत ही बड़े बड़े बुलडॉग को बाहर लेकर आए और उन डॉग्स ने जैसे ही बाहर सुधा को देखा वो गुस्से में भौंके और उसके ऊपर कूदने की कोशिश करने लगे, जिससे सुधा बहुत डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ठीक उसी वक्त दूसरे वेटर ने आकर उन दोनों डॉग्स के सामने खाना रखा तो वह लोग खाना खाने लगे। ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती थी। सुधा बहुत ही एम्ब्रेस थी। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। वह वहीं थोड़ी देर के लिए खड़ी रही और फिर गुस्से में मुड़कर गाड़ी की तरफ जाने लगी। भले ही कमलेश्वरी सक्सेना ने सब कुछ आंखों से देखा था मगर सुधा के पास आने पर उसने पूछा, क्या हुआ सुधा? माँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने उनके बॉस की फ्यूचर वाइफ को ऑफेंड कर दिया है मगर हमें कैसे पता होगा कि उसकी बॉस की फ्यूचर वाइफ कौन है? ये सुनकर कमलेश्वरी सक्सेना की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और उसने पूछा, क्या कोई गलतफहमी है? तो किसी और का गुस्सा कैसे निकाल सकते हैं? सुधा बोली, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। ये सोचने का उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। ऑलराइट, गाड़ी में बैठो, लेट हो रहा है, दूसरी जगह चलते हैं कियारा के लिए खाना खरीदने। कोई गलतफहमी हुई है? कमलेश्वरी ने सोच समझ कर कहा। वह किसी को कैसे ऑफेंड कर सकते हैं जिसे वह जानते तक नहीं और वह भी बिना किसी कारण के। अगर उन्होंने किसी को ऑफेंड किया होता तो वह कशिश थी। इतने सालों में उन्हें लगता था कि कशिश की वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है और इस बारे में सोचकर ही वह गुस्से से भर गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। एपिसोड 5 सक्सेना परिवार वहां से चला गया और ऊपर खड़ा रणविजय सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। ठीक उसी वक्त प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और निशांत अंदर आया। ऑब्वियसली उसे कॉम्प्लीमेंट चाहिए था कि उसने अपना काम ठीक से पूरा कर लिया। এসে গেছে নতুন সার্ফ এক্সেল ইজি ওয়াশ। তোলে কঠিন দাগ 100% পর্যন্ত। নতুন সার্ফ এক্সেল। तुम्हें अभी भी अपने नाटक पर ध्यान देने की जरूरत है, रणविजय ने कहा। तो निशांत ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, जरूर सर, मैं ध्यान रखूंगा। 3 दिन में 3 बार हेल्दी खाना उसके पास पहुंच जाना चाहिए जब तक वो डिस्चार्ज न हो जाए हॉस्पिटल से। समझ गया बॉस, निशांत बोला। और वही शाम को जब कशिश ने फिर से निशांत को सामने देखा तो वह स्पीचलेस हो गई। 2 दिन इसी तरह बीत गए और लगातार निशांत अलग अलग तरीके के उसके लिए खाना लेकर आता था जिसकी वजह से कशिश का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा इंप्रूव हो गया था। उसका पेट जो हमेशा बेवक्त खाने से दर्द करता था वह भी 2 दिनों से बिल्कुल ठीक था। तीसरे दिन के दोपहर में कशिश खुद को रोक नहीं पाई और उसने शांति से खाना एक्सेप्ट करते हुए पूछा, दादी माँ कहाँ है? मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनसे मिलने आऊंगी। ये सुनकर निशांत थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बोला, मैं उन्हें इस बारे में बात दूंगा जब वापस जाऊंगा। तो कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, उनके पास मेरा नंबर है, उनसे कह देना मुझे कॉल करने के लिए। श्योर, निशांत बोला और वह वोट चला गया। वह जल्दी से घर जाकर वैदेही जी को बताना चाहता था। वह जल्दी के चक्कर में रास्ते में 2 लोगों से टकराने ही वाला था लेकिन जल्दी से वह साइड हट गया ताकि उनसे न टकराया और वहां से चला गया। कियारा जिसने हर्ष का हाथ पकड़ा हुआ था वह निशांत को वहां से जाते देखकर शॉक हो गई और उसने पूछा, क्या ये अभी मेरी बहन के रूम से बाहर आया है? हर्ष ये कौन है? हर्ष की आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन दिखाई दिया और उसने कैजुअली जवाब दिया, शायद कोई ऑफिस एम्प्लॉय या फिर क्लाइंट हो, मुझे याद नहीं। ओह, कियारा ने कहा और पीछे जाते हुए इंसान को देखने लगी। उसकी आंखों में स्माइल दिखाई दे रही थी हर्ष का जवाब सुनकर। ठीक है, फिर तो चलते हैं। श्योर, हर्ष ने कहा और कशिश के अवार्ड का दरवाजा खोला। कशिश खाना खा रही थी जो निशांत लेकर आया था और उसने आवाज सुनकर सामने देखा लेकिन सामने खड़े 2 इंसानों को देखते ही उसके एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए।
कियारा ने एक रेड मैरून कलर का टॉप और जींस पहनी हुई थी। उसके अच्छे से सेट किए हुए बाल कंधे पर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से उसके डेलिकेट फीचर हाईलाइट हो रहे थे। उसकी चमकती हुई आंखें और वो स्मूथ स्किन और उसके ऊपर से उसकी वो एलिगेंट स्माइल, उसके लुक्स और एक्टिंग स्किल्स की वजह से कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह इस देश की बड़ी एक्ट्रेस में से एक थी। उसने प्यार से हर्ष का हाथ पकड़ा हुआ था और उनकी गुड्डू लुक्स की वजह से कोई भी उन्हें एक नजर दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाता। कशिश गहरी सोच में थी। उसने अपने बारे में सोचा। वो हमेशा डल और प्रोफेशनल कपड़ों में रहती थी। उसके लंबे बाल बहुत खूबसूरत हैं, मगर वह उन्हें कभी स्टाइल नहीं करती थी। हमेशा सेम लुक में काम के दौरान वह एक बन बनाती थी या फिर पोनीटेल। सचमुच अगर चुनना कियारा और उसके बीच में हो तो कोई भी उसे छोड़कर कियारा को ही चुनेगा। अगर दूसरा कोई लड़का उसे पसंद न करके कियारा को पसंद करे तो वह किसी को ब्लेम नहीं करती। आफ्टर ऑल वह खुद को खूबसूरत और मासूम दिखने में माहिर है। मगर हर्ष, वह ऐसा नहीं कर सकता। वे 8 सालों से एक साथ थे और वह बहुत अच्छे से जानता था कि उसने उसके लिए क्या क्या किया है। उसे हमेशा लगता था कि हर्ष दूसरे आदमियों की तरह नहीं है जिसे सिर्फ बाहरी खूबसूरती चाहिए होती है। लेकिन अब शायद उसे लगता है कि वह गलत थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी सोच से बाहर निकलने के बाद कशिश का कोल्ड लुक वापस आ गया। कियारा ने अपने लिप्स बाइट कर लिया और हर्ष का हाथ टाइटली पकड़ लिया। उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे, लेकिन हर्ष ने उसे नहीं देखा। कशिश की ठंडी आवाज सुनकर हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और कियारा को वह अपने साथ लेकर आगे पहुंचा। कियारा आज डिस्चार्ज हो रही है, इसलिए तुम्हें बाय कहना चाहती थी। ये सुनकर कशिश सार्कास्टिकली हंसते हुए बोली, बाय, फाइनल फेयरवेल, अगर नहीं तो जाओ यहाँ से। कशिश, हर्ष ने गुस्से में चिड़ी हुई आवाज में कहा, तुम इस तरह की लड़की कब से हो गई? तुम तो हमेशा सही का साथ देती थी। इन सब में कियारा की कोई गलती नहीं है। कशिश ने अपना सर उठाकर हर्ष के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर ब्लेम और डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही थी। उसने कभी हर्ष को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए नहीं पाया था और ना ही कभी सोचा था उसने कि हमेशा उसका जेंटलमैन जैसा ये दोस्त ऐसा कुछ करेगा। मगर पिछले 3 सालों से वह हमेशा से ऐसा ही तो था। उसे लगा कि वह उसे देखकर टूट जाएगी, मगर वह बिल्कुल शांत थी, जो बात उसे खुद हैरान कर रही थी। कशिश अपना चम्मच नीचे रखा, ग्लास में पानी उठाया और उसका एक घूंट लिया और कैजुअल बोली, तो क्या इसमें मेरी गलती है? इतना कहकर वह खड़ी हुई और उनकी तरफ जाने लगी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं गलत कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ तुम जो मुझ पर इल्जाम लगाओगे? हर्ष ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, मगर वह कुछ बोल नहीं पाया। कशिश, हर्ष को ब्लेम मत करो, सब मेरी गलती है। कियारा अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही कशिश ने काफी ठंड नजरों से उसकी तरफ देखा, जिससे उसकी आवाज अपने आप रुक गई और वह अपनी जगह पर जम गई। ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है, मैंने थोड़ी कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, कशिश ने कहा। हर्ष ने कियारा को डरा हुआ देखा तो उसे पीछे खींचते हुए बोला, कशिश, इसमें कियारा की कोई गलती नहीं। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो मुझे ब्लेम करो। कशिश ने धीरे से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए उसकी कोल्ड नजरें उसके ऊपर बनी रही और फिर हंसते हुए उसने डिफरेंटली कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ? हर्ष की आंखें डार्क हो गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के एक साथ रह सकते हो? पूरे शहर को पता है कि हर्ष मेरा फियांसे है और कियारा मेरी सो कॉल्ड स्टेप सिस्टर। तो तुम लोग एक साथ कैसे हो सकते हो? क्या तुम लोग इतने बेशर्म हो कि अपने प्यार को पब्लिकली दिखाओगे? और उसके खुद से तो मासे में तो हमारे व्यक्ति क्यों वालों हॉली से कोई रिश्ता सेव करूं। बाद इसकी इनोसेंट लड़की वाली पब्लिक इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा? कशिश की बात सुनते ही कियारा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे पिछले 2 सालों से धीरे-धीरे बहुत मुश्किल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेम मिलना शुरू हुआ था। भले ही लोग सच्चे प्यार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन के लिए वह लोग पक्का उन्हें ब्लेम करेंगे। अगर इन 2 बहनों के बीच की सच्चाई बाहर आई तो एंटरटेनमेंट एजेंसी के बाकी लोग पक्का उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर सब इस पॉइंट तक पहुंच गया तो चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। नहीं, उसे जल्द से जल्द इन सबको शांत करने के लिए कुछ सोचना होगा। कशिश, तुम इतनी टफ क्यों हो रही हो? हर्ष हेल्पलेस और अपसेट दिखा रहा है, जैसे कशिश उसे एम्ब्रेस कर रही हो। कशिश ने अपना सर झुकाया और जेटली फोरहेड से अपनी बाल पीछे की तरफ हटाए, जिससे उसकी स्मूथ स्किन पूरी तरह दिखाई देने लगी और जो खूबसूरती और स्टैंडर्ड से भरी हुई थी। तभी हर्ष बोला, हम बस यहाँ तुम्हें बाय बोलने आए थे, हमारा काम हो गया है तो हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। कशिश को सामने देखकर हर्ष के मन में बहुत सारे इमोशन घूम रहे थे और उसे नहीं पता था कि उन्हें कैसे एक्सप्लेन करना है, इसलिए वह अब उससे बात नहीं करना चाहता था। जब वह बोल रहा था तो उसने जब कियारा के साथ चलना शुरू किया, तभी कशिश की ठंडी आवाज ने उन दोनों को रोक दिया। एक सेकंड रुको। दोनों के दोनों रुक गए। उन्होंने कशिश की तरफ मुड़कर देखा, जो उनकी तरफ आ रही थी। उसके ओवरसीज हॉस्पिटल गाउन में भी एक अलग एलिगेंस और स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रही थी, जिससे हर्ष हैरान हो गया। कशिश उनके सामने खड़ी हुई और अपना सर टिल्ट करके डेविल स्माइल के साथ बोली, चलो पहले जो हुआ उसे साइड में रखते हैं। इतना कहकर वह रुकी और फिर कियारा की तरफ उसने देखा, जिसका दिल ऑलरेडी तेजी से धड़क रहा था। जो इलाज़म तुमने मेरे ऊपर लगाए हैं मैं उन्हें तब हटाऊंगी जब मैं रेडी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं रेडी नहीं हूँ तब तुम मुझे कुछ भी बोलकर निकाल जाओगी, कशिश ने कहा और अपना सर नीचे करके गिलास से एक और से पानी कर लिया और उसका सारा मूड खराब हो गया था। उसने अपना सर उठाकर कियारा को ऊपर से नीचे तक देखा, जो थोड़ी सी उससे छोटी थी। कशिश, कियारा ने बोलने की, मगर उसकी बातें गले में ही फंस गई और वह अपनी जगह पर जम गई। वह बेवकूफों की तरह खड़ी थी। तब अचानक उसे गर्म पानी अपने सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ और उसका महंगा मेकअप गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत ही मेल्ट होने लगा और उसके टॉप पर कपड़ों पर भी लगने लगा। उसके केयरफुली स्टाइल बाल भी भीगने से बहुत ही फालतू दिख रहे थे। एक पल के लिए रूम में गहरी शांति छाई रही और कुछ सेकंड के बाद कियारा तेज आवाज में चिल्लाई, आ! तब जाकर हर्ष शोक से बाहर आया और उसने कियारा को जल्दी से अपने करीब छुपा लिया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? हर्ष, कियारा ने अपने लिप्स तेजी से बाइट कर लिया। उसे देखकर लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी उसी के साथ हुई है और वह रोने ही वाली है। वही उसकी हालत देखकर हर्ष के चेहरे पर एक जेंटलनेस और प्यार दिखाई दे रहा था और उसने उसे टाइटली गले लगा लिया। जब उसने देखा कि कियारा के चेहरे को कुछ नहीं हुआ है तो उसने एक राहत की सांस ली और गुस्से में घुरकर कशिश की तरफ देखा। उसके चेहरे के गुस्से से लग रहा था कि वह कशिश की जान लेना चाहता हो। कशिश, तुमने सच में आज लाइन क्रॉस कर दिया। हर्ष के चिल्लाने के जवाब में कशिश ने वह कांच का ग्लास वही जमीन पर पटक दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गया और वह अभी भी उसके सामने बिना किसी परेशानी के खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी और उसकी कोल्ड नजर हर्ष को घूर रही थी। फिर वह अपनी कोल्ड आवाज में बोली, मैं कशिश सक्सेना, जब मैं कुछ करने का फैसला करती हूँ तो चाहे वह अच्छा हो या बुरा मैं करके रहती हूँ, और वह भी सीधे सबके मुंह पर किसी के पीठ पीछे वार करना और धोखा देना मेरी फितरत नहीं है। ये सुनकर हर्ष ने कियारा की तरफ देखा, जो अभी भी रो रही थी और उसके चेहरे पर हिचकिचाहट दिखाई देने लगी। हर्ष, क्या मेरा चेहरा खराब हो जाएगा? क्या मैं कभी एक्टिंग कर पाऊंगी? अगर नहीं तो मैं पता नहीं क्या करूंगी, कियारा बोली, जिसकी वजह से हर्ष की आंखों में सिंपैथी दिखाई देने लगी और उसने अपना कोट जेटली निकालकर उसे पहनाते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा खराब नहीं होगा, तुम अभी भी एक्टिंग कर सकती हो और एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, जो तुम्हारा हमेशा से सपना था। ये सुनकर कोशिश कोल्डली हंसी और बेड पर बैठते हुए बोली, तुम दोनों के दोनों अपनी प्यार भरी और इरिटेटिंग बातें कहीं और जाकर करो, निकालो यहाँ से। हर्ष ने काफी अनफैमिलियर नजरों से कशिश की
की तरफ देखा और रोती हुई कियारा को पढ़कर हॉस्पिटल के वार्ड से बाहर चला गया। कशिश उठी और उसने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा पर खड़ी होकर कशिश ने अपना सर दरवाजे से लगा दिया और आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों कुछ लोग इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स के साथ जीते हैं। उसका खाना खाने का कोई मूड नहीं था। वह जाकर बेड पर बैठ गई और अपना सर वही बेड से लगाकर खिड़की के बाहर आसमान को देखने लगी। उसे कभी जिंदगी में रियलाइज ही नहीं हुआ कि एक इंसान कितना अकेला हो सकता है। हर्ष, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? सब लोगों के जाने के बाद अकेला वह हमेशा उसके साथ रहता था। वह भी उसे छोड़कर जाने से एक बार नहीं हिचकिचाया। वह कितना क्रूएल है, जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है तो वह उसे छोड़कर जाना चाहता है। कशिश इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी। वह भी तो एक नॉर्मल इंसान है जिसके अंदर फीलिंग्स और इमोशन दोनों ही है। वो भी दर्द, खुशी, दुख, उदासी सब कुछ महसूस करती है। सब कुछ उसके ऊपर असर न करे इसके लिए वह कोई रोबोट नहीं है। अचानक से खिड़की से आई ठंडी हवा की वजह से वह होश में आई और उसकी बॉडी हल्की सी कांपने लगी। ठीक उसी वक्त उसके बगल में रखा हुआ फोन बजाने लगा। उस रात उसका पहना हुआ हैंडबैग और फोन दोनों ही वार्ड में आ गए थे। वह जानती थी कि इस वक्त उसे सिर्फ इकलौती एक ही इंसान फोन कर सकती है, उसकी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त रितिका। अपनी कॉलर आईडी चेक करते हुए कशिश को पता चला कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था और उसने कॉल पिक करते हुए कहा, बोलो रितिका। सॉरी, कशिश में काम की वजह से बहुत बिजी हूँ इसलिए नहीं आ पा पाई आज। रितिका ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ठीक नहीं थी तो अभी ठीक हूँ। कशिश ने ऐसी बात कही जो किसी को समझ नहीं आती थी, लेकिन वह रितिका की हालत समझती थी। रितिका एक कॉस्मेटिक कंपनी चला रही थी जो पहले दूसरों फैक्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट बनवाते थे, लेकिन इसकी वजह से उन्हें अक्सर प्रॉब्लम होती रहती थी, जैसे कि प्रोडक्ट के फार्मूला, प्राइस, क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन बहुत सारे और हर बार प्रॉब्लम्स बड़ी होती थी, जिसकी वजह से गुस्से में आकर रितिका ने खुद की फैक्ट्री शुरू करने का फैसला किया था। और नई नई फैक्ट्री की वजह से वह इस वक्त बहुत बिजी थी, इसीलिए वह उसकी बात बहुत अच्छे से समझ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ से थोड़ी देर की शांति के बाद रितिका बोली, मैंने सुना कि हर्ष आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। মায়ের নতুন চকমকি মিক্স 12 মাস আমরা ছিল জন্য একটু হলেও প্লাস 24 ঘন্টা পর্যন্ত কারণ 10 আয়ুর্বেদিক গুণ শুধুই আছে কাটা ছেঁড়া মুখ থেকে পরীক্ষা দেওয়া মাস বড় প্লাস